Heart is an organ which starts working from the day you are born till the day you are alive. So it's continuously working whether you are sleeping or moving, awaken, whatever you are doing. No rest, no There breaks, is no no rest for holidays. heart, right? There is no holiday. Heart should be of concern to you all the time. कि उसको हम कैसे अच्छे रखें, उसको कैसे हेल्दी रखें. इंदौर की हार्ट हेल्थ क्या कहते, कैसा है इंदौर, हमारे oh इंदौरीज my का God. हार्ट हेल्थ? यहाँ पर हमारा जो लाइफ है थोड़ा ज़्यादा सेडेंट्री है. यहाँ हमारा वर्क स्टाइल ही सेडेंट्री है. यहाँ का जो पैटर्न देखा वो 9 साढ़े 9 के बाद में शुरू होता था, तो मैं काफ़ी समय तक तो इन सबको चेंज करने की कोशिश करता रहा. बट फिर अल्टीमेटली मैंने बोला कि सबको चेंज करने से अच्छा नहीं चेंज होगा. सही बात है. Hi guys, welcome back to the Pharma Daily and also to our Global Health Talks podcast. Today we have a very special guest in our studio again. His name is Dr. Amrish Patel and he is a renowned cardiac surgeon with over 20 years of experience in the field of medical sciences, and he's currently a consultant at the Jupiter Vishesh Hospital in Indore. He is a mastermind of atrial revascularization and mitral valve repair. Let's dive into his knowledge and expertise of cardiac surgeries and know too much about our heart health. So, please introduce yourself to our audience and welcome to the podcast. Thank you, Mitali ji, for overwhelming introduction. And basically, I'm a cardiac surgeon, and I've been practicing in Indore more than 17 years, and it's a good journey till date. ओके, ग्रेट. तो सर आपने कैसे डिसाइड किया कि आफ्टर योर एमबीबीएस एंड आफ्टर योर डिग्रीज आपको कार्डियक सर्जरी में जाना है? First of all, I did my graduation and post graduation from MGM Indore. ओके. आफ्टर दैट वो एक दौर था जहाँ पे लगता था कि आफ्टर 10 years डेफिनेटली यू विल फील द नीड ऑफ सुपर स्पेशलिटी. सो डिसाइडेड कि ये आगे और थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि उस टाइम तक एमडी और एमएस करने के बाद में देयर वाज फर्दर स्टडीज इन द फॉर्म ऑफ सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस. सो डिसाइडेड कि अब आगे और पढ़ना. ड्यूरिंग माय एमएस days, general surgery days, as a student I operated everything in general surgery. The whole body is yours, you can operate any whatever you prefer. Means आपके पास में पूरी बॉडी की जो जो आपको आता है वो आप ऑपरेट कर सकते हैं. बट देयर वाज ओनली वन ऑर्गन विच आई हैवंट सीन द इन दोज डेज, तो दैट वाज हार्ट. और मुझे उस समय तक ईसीजी भी पढ़ना नहीं आता, तो दैट वाज एन अनटच्ड ऑर्गन इन द बॉडी. सो डिसाइडेड कि अब इसी में करना है. देयर वाज इंक्लिनेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. वन ऑफ माय रिलेटिव गॉट ऑपरेटेड फॉर his cardiac surgery in old days in 80s, and that time surgeons used to come from abroad to operate here in India. और एक that was also in my mind कि बनना है तो फिर कार्डियक सर्जरी में करना है. ओके. जैसे जैसे पहले एमबीबीएस में ये समझते थे कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के बाद में क्या. तो उस समय ये फीलिंग आ गया कि मेडिसिन तो कभी भी मैं पढ़ के कर सकता हूँ, पर सर्जरी मैं नहीं कर पाऊंगा अनलेस आई परस्यू दैट कोर्स. तो पहले सर्जन बने, फिर सर्जन के बाद में ये लगा कि किडनी पे ऑपरेशन कर चुके हैं, नेफ्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरीज में काफ़ी थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो गया, बट देयर वाज नो एक्सपोजर ऑफ हार्ट. सो डिसाइडेड टू गो इन कार्डियक सर्जरीज ओनली. तो मतलब जो ऑर्गन आपको कभी देखने नहीं मिला या पहले आपने एक्सप्लोर नहीं किया, आप उस पर्टिकुलर चीज को यस. ज्यादा सीखना चाहते थे. हाँ. ग्रेट. तो आपकी जर्नी अभी तक सो फार कैसी रही है? हाउ हैज लाइफ बीन और हैज चेंज्ड जब से आप एक कार्डियक सर्जन बने? पहले मैं बताऊं तो आई वाज वेरी लेजी पर्सन, बट आफ्टर गेटिंग इनटू एमएस जनरल सर्जरी मुझे आ गया कि मेहनत तो करनी पड़ेगी. Then I started working, means putting my efforts in my studies and academics. So उस तरीके से आगे बढ़ते चले गए, विजन क्लियर होता चला गया,
और यहाँ तक आ गए। आई डिड माई सुपर स्पेशलिटी MCH कार्डियक सर्जरी फ्रॉम JJ हॉस्पिटल मुंबई, और उसके बाद में फॉर रिफाइनमेंट आई वेंट टू अदर प्लेसेस ऑल्सो। आई वॉज देयर फॉर कपल ऑफ मंथ्स इन मेलबर्न। फिर मुझे लगा कि वहाँ का और यहाँ का, अपने यहाँ जब बीटिंग हार्ट पे बहुत ज़्यादा काम होता था, और वहाँ पर स्टिल देवर ऑन डूइंग कार्डियक सर्जरीज, ऑन पंप सर्जरीज फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास, विच इज़ ब्रेड एंड बटर ऑफ ए कार्डियक सर्जन। राइट, तो वो देख के मुझे लगा कि इट्स बेटर to get trained in beating heart only, because I had to return to India back. राइट। That was very clear. So I came early. फिर उसके बाद में I got good opportunities in India. I was there in Pune for some time with my mentor. My real training was in Pune. तो इंदौर आपका होम टाउन है? Indore, basically I belong to a small town, nearby town, Burhanpur. ओके। मैं बुरहानपुर से हूँ। जी। Ultimately, I had to come back to, if at that period there was cardiac surgery center in Burhanpur, I would have stayed there. राइट, But हुआ ये कि वहाँ पर उस समय 2007 समथिंग की बात है, वहाँ पर आज की तारीख में there is a center, डेफिनेटली। but it has come too late when Too I late. have put almost my 15 years, more than 15, 17 years in Indore. राइट, अब आया सेंटर तो मुझे that time Indore was a rising city. ओके। तो सर इंदौर की बात करें तो इंदौर की हार्ट हेल्थ क्या कहती है? कैसा है हमारे Indore, oh इंदौरीज my का God. हार्ट हेल्थ? I worked in 3 places, if I say, राइट, right? Maharashtra, Mumbai, Pune, Indore, and I was there for some time in Melbourne. राइट, So Caucasians की जो vessels, first of all, I will talk about the uh, build of Asians and Caucasians. राइट, तो उनकी जो vessels और जो उनका जो heart है, there is gross difference. हमारी जो coronary arteries होती है, वो comparatively छोटी होती है उनसे, ओके। बनावट में। इसका कोई कारण है? देयर जीन्स, बिकॉज दे आर बिल्ड दैट वे। हम, हमारा साइज भी छोटा राइट, है, दे आर ऑल बिगर देन अस। राइट, एक तो वो है, और जेनेटिक मेकअप तो दोनों का अलग है ही है। डेफिनेटली। सो इफ यू से कि उनकी वेसल्स नेकेड आई से भी मैं ऑपरेट कर सकता था, इतना वो था, बट हियर आई कांट ऑपरेट विदाउट माय सर्जिकल लूप्स। दैट ओके, इज द डिफरेंस। और खास करके जब महाराष्ट्र और इंदौर के पेशेंट्स का जब कंपैरिजन करता हूँ मैं, तो उनका फिर भी थोड़ा अच्छा लगा मुझे, वेसल का पैटर्न, डिजीज पैटर्न। और यहाँ पर हमारा पैटर्न थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफ्यूज पैटर्न मिलता है, छोटी छोटी वेसल्स मिलती है, तो दैट इज अ चैलेंज। सर ऐसा कोई रीजन है पर्टिकुलरली लाइफस्टाइल या फूड हैबिट्स की वजह से, किस कारण से इंदौर का नहीं, स्पेसिफिकली इंदौर का या लाइफ सेंट्रल थोड़ा सा, इंडिया का यस, इस तरीके से आपको देखने डेफिनेटली को मिला? मिताली जी, यहाँ पर हमारा जो लाइफ है थोड़ा ज़्यादा सेडेंट्री है। यहाँ हमारा वर्क स्टाइल ही सेडेंट्री है। अब मैं बात करूँ, कंपैरिजन करता हूँ, तो मुझे मौका मिला 2-3 जगह रहने का, तो मैं उसमें कंपेयर कर सकता हूँ कि वहाँ पर जो डे की शुरुआत 8 बजे से हो जाती थी। जब मैंने केम हियर, आई स्टार्टेड माय डेज विथ 8 AM। तो यहाँ पे दूसरे लोगों का आना बड़ा मुश्किल होता था, बिकॉज माय जॉब इज ए टीम वर्क। राइट, आई एम नॉट अलोन कि उसमें मैं सब कुछ करता हूँ और ये सब, मुझे और लोगों की भी मेरी रिक्वायरमेंट्स होती है। पर उनके हमेशा यहाँ का जो पैटर्न देखा है, वो 9 साढ़े 9 के बाद में शुरू होता था। तो मैं काफ़ी समय तक तो मैं अपने आप को इन सबको चेंज करने की कोशिश करता रहा। बट फिर अल्टीमेटली मैंने बोला कि सबको चेंज करने से अच्छा मैं ही चेंज हो जाऊँ। सही बात है। ओके सर, तो आपने कुछ टेक्निकल टर्म्स मेंशन करी, जैसे आपने सबसे पहले तो ईसीजी के बारे में कहा था। हाँ, देन उसके बाद आपने बाईपास सर्जरीज मेंशन करी। जी। तो क्या हम थोड़ा-सा टेक्निकल साइड पर इस बारे में बात कर सकते हैं? ऑडियंस को ऐसे लेमैन स्टाइल में आप बता सकते हैं ईसीजी का मतलब क्या है? यस, हम देखते हैं हार्ट इज़ ए कंटिन्यूअसली पंपिंग ऑर्गन। फर्स्ट तो मैं आपको बता दूं व्हाट इज हार्ट। जी, बेसिकली हार्ट इज ए ऑर्गन विच स्टार्ट्स वर्किंग फ्रॉम द डे यू आर born till the day you are alive. So it's continuously working whether you are sleeping or moving, awakened, whatever you are doing. नो तो रेस्ट, नो there ब्रेक, is नो no rest for हॉलिडेज। heart, right? There is no holiday. तो हार्ट को कंटिन्यूसली चलना, हार्ट शुड बी ऑफ कंसर्न टू यू ऑल द टाइम, कि उसको हम कैसे अच्छे रखें, उसको कैसे हेल्दी रखें। जी, अब ईसीजी जो है उसका जो बेसिक
कुछ चेंजेस अगर हार्ट में होते हैं तो यू कैन रीड इट फ्रॉम योर ईसीजी। एक नॉर्मल ईसीजी का जो पैटर्न होता है, इट्स देयर इज इलेक्ट्रिकल वेव विच पासेस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द हार्ट टू द होल हार्ट। दैट इलेक्ट्रिकल करंट इज रिकॉर्डेड इन अ ग्राफिकल मैनर, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट। राइट। सो उससे काफी कुछ पता चलता है कि वो कैसे वर्क कर रहा है। अभी आपने हमें हार्ट के बारे में बताया जी। और आप एक मिट्रल वॉल्व रिपेयर एक्सपर्ट हैं, राइट? एंड हमारा जो पॉडकास्ट है मोस्टली एमबीबीएस फार्मा स्टूडेंट्स, बायोलॉजी रिलेटेड स्टूडेंट्स बहुत देखते हैं, तो वो हार्ट के 4 वॉल्व्स जानते हैं। लेकिन ओके। अगर हम मिट्रल वॉल्व रिपेयर की बात करें ओके। तो चारों चेम्बर्स में से विच वन इज मिट्रल वॉल्व, एंड इस रिपेयर थेरेपी का, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में मिताली जी, बताइए। मैं आपको पहले बेसिक चीज बताता हूँ। जी। हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। राइट। 4 चैम्बर्स में 2 राइट साइड, 2 लेफ्ट साइड, राइट। जी। एक स्टोरेज और सॉर्ट ऑफ चैम्बर होता है जिसमें जो अपनी बॉडी का यूज ब्लड, आई वुड से इम्प्योर ब्लड से मतलब होता है कि जिसका कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा है, उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो दैट रिटर्न्स टू राइट एट्रियम, दैट इज फर्स्ट चैम्बर। आफ्टर दैट इट गोज टू राइट वेंट्रिकल। राइट। अब यस, वेंट्रिकल इज अ रियल पंपिंग पार्ट ऑफ द हार्ट। ओके। सो वेंट्रिकल में इन दोनों के बीच में देर इज वन वॉल, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल। जी। इट्स द फर्स्ट वॉल। ट्राइकस्पिड से मतलब होता है कि उसके 3 कस्प होते हैं, इसलिए वो ट्राइकस्पिड वॉल। आफ्टर दैट राइट साइड ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू पंप योर ब्लड इनटू द लंग्स। ओके। लंग्स में वही ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन निकल चुका है, उसमें वापस ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज द जॉब ऑफ योर लंग्स। उसके बाद में इट विल रिटर्न बैक टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का स्टोरेज ऑर्गन लेफ्ट एट्रियम। एंड लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद में अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट इज लंग वाले सर्कुलेशन में जाने के बीच में एक वॉल्व है, दैट इज पल्मोनरी वॉल। राइट। उसके बाद में जब लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए देर इज वॉल्व इन बिटवीन, राइट। दैट इज कॉल्ड माइट्रल वॉल। ओके। एंड अगेन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी के सर्कुलेशन में जाता थ्रू आओर्टा। आओर्टा इज महाधमनी, जी। जो सारे और बॉडी को फिर सप्लाई करेगा थ्रू वेरियस ब्रांचेस। जी। तो दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और आओर्टा के बीच में एक वॉल्व है, दैट इज आओर्टिक वॉल। राइट। और होता यह है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल? वॉल परमिट्स वन वे ट्रैफिक, राइट। उसको रिटर्न नहीं आने देता, अदरवाइज तो जी। वो टू एंड फ्रो ब्लड वहीं के वहीं मूव करता मूव रहेगा। करता रहेगा। तो राइट। इट मेंटेन्स द वन वे फ्लो ऑफ द सर्कुलेशन। यूनिडायरेक्शनल। यस। जी। सो दैट इज वॉल। तो हमारे 4 वॉल होते हैं। तो राइट साइड के सर्कुलेशन जो होता है वो लो प्रेशर सर्कुलेशन होता है, मीन्स लंग्स में इतने प्रेशर नहीं लगते हैं। एट द मोस्ट 25-30 का मैक्सिमम प्रेशर नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं। और लेफ्ट साइड का सिस्टम रहता है हमारा। लेफ्ट साइड में मीन्स बॉडी का जो सर्कुलेशन है, व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यू मस्ट ऑल्सो बी नोइंग इट, 120/80 जी। ये कंसिडर करते हैं हम। जी। बच्चों में थोड़ा कम रहता है, एजिंग के साथ में थोड़ा सा अपन हायर साइड पे पकड़ सकते हैं। जी। सो ये जो राइट साइड का हार्ट जो है थोड़ा सा वीक हार्ट होता है, लेफ्ट साइड का थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है, बिकॉज इट हैज टू पंप अगेंस्ट सिस्टेमिक प्रेशर विच जी। इज हायर, 3 to 4 times higher than pulmonary circulation pressures. राइट। So this is the basic. सो राइट, लेफ्ट साइड हैज So टू there बी are मोर 4 स्ट्रांग। walls. राइट। So of this, the wear tear of the left side of the walls is more, राइट। क्योंकि उसको ज्यादा प्रेशर्स में सर्कुलेशन करना है, जी। तो उनकी wear tear बढ़ती है। So those are most affected walls. राइट। So mitral and aortic walls are most affected walls. तो mitral उसमें से जो है सबसे ज्यादा प्रेशर झेलता है, ओके। उसका प्रेशर बियरिंग सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है उसको। जी। तो mitral wall is always more stress than other walls.
क्या आप बता सकते हैं उसकी रिपेयर थेरेपीज में क्या-क्या प्रोसीजर्स होते हैं? देखिए जिन जिन लोगों को भी माइट्रल वॉल की जो बीमारी होती है, जी, इधर इट विल बी ए स्टेनोसिस। हमारे जो एरिया में रोमेटिक हार्ट डिजीज बहुत चलता है, साउथ जी, ईस्ट एशिया ओके, जोन में। तो इस रोमेटिक हार्ट डिजीज में क्या होता है कि देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल। मोस्टली बचपन में कभी हमको सर्दी खांसी होता है। सर्दी खांसी में एक कॉमन एक पर्टिकुलर स्ट्रेन का बैक्टीरिया है जिसकी हमको इन्फेक्शन होती है, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। द ओके, सेम एंटीबॉडीज समटाइम्स कंसिडर कि वो जो वॉल का जो टिश्यू है वो उस बैक्टीरिया के टिश्यू से मैच करता है, तो उस पे अटैक कर देती, तो दोज वॉल्स गेट इन्वॉल्व इन दैट बाय स्टैंडिंग इम्यून रिएक्शन, ओह! सो दे आर डैमेज। और रिपीटेड वो इन्फेक्शंस हमको हर सीजन में 2 सीजन में होता है, तो उससे वो एंटीबॉडीज फिर एक्टिवेट होती है और उसका डैमेज जबरदस्ती हो जाता है हमारे वॉल का। सो दैट इज हाउ दिस रोमेटिक हार्ट डिजीज इज डेवलप्ड, डेवलप। राइट, सो दिस रूमेटिक हार्ट डिजीज, तो इधर इट विल बी स्टेनोटिक लीजन। स्टेनोसिस से मतलब है कि वो सिकुड़ जाता है, अच्छा, या फिर उसमें रिगर्जिटेशन इन्हें लीकेज शुरू हो जाती है। बोथ ऑफ देम, एनी ऑफ देम विल डेफिनेटली अफेक्ट योर हेल्थ। सो उन मामलों में रिपेयर थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बट आई ट्राई टू डू दैट बिकॉज द सिंपलेस्ट जॉब इज कि उसको काट दो और फिर हम वॉल को रिप्लेस कर दें। दैट इज द सिंपलेस्ट जॉब आई कैन डू फॉर देम। राइट, बट आज till date, there is no perfect wall designed and made and has come into market. There is research, ongoing research for that perfect wall, but that wall is yet to come. ओके, हमारे पास में जो आज की तारीख में चॉइसेस हैं, हुँ, हुँ, इधर इट इज अ मैकेनिकल वॉल और इट इज अ टिश्यू वॉल। ओके, टिश्यू वॉल वी कंसिडर कि वो इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए नेचुरल वॉल, बट ओके, उसमें भी थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल डैमेज हार्ट का होता है। तो उसके लगने के बाद में भी देर आर सम थिंग्स विच वी कुडंट ओवरकम टिल डेट। ओके, तो जैसे उसकी भी अपनी एक लाइफ होती है, लिमिटेशंस हैं, एंड राइट, हमारी हर बॉडी इज ए डिफरेंट बॉडी। सो डिफरेंट बॉडीज रिएक्ट डिफरेंटली। स्टडीज तो बोल देती है कि 70-80% लोगों में वो इतने साल के ऊपर चलता है, ये चलता है, बट वी सी इन डे टू डे प्रैक्टिस कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोग 3-3 साल में आ गए, कुछ लोगों के बॉल 17 साल भी पुराने डले हुए हैं, अभी तक चल रहे हैं। सो दैट इज योर पर्टिकुलर बॉडी मैकेनिज्म विच अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ दैट आर्टिफिशियल वॉल। राइट, सो उसमें भी मेडिकेशन तो लेना ही पड़ता है। जी, और मैकेनिकल वॉल हम सोचते तो है कि हमारे जीवन भर के लिए हमने डाल दिया है, हुँ, हुँ, वो हमारे जीवन तक चलेगा, उसकी टूट फूट नहीं होती है। बट वो मैकेनिकल वॉल के साथ में हमारे ब्लड को हम ब्लड थिनर्स पे रखते हैं, एंटीकोगुलेंट्स पे रखते हैं, जिसको हमको 3 to 3.5 times पतला रखना पड़ता है। जी, एंड विथ सिमिलर डोजेज द ब्लड थिनर्स को हम एक पर्टिकुलर डोज पे रखने के बावजूद उसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। सम कॉमन थिंग, हमको सर्दी खांसी हो गया तो फिर वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो कई बार गाढ़ा हो जाता है, कई बार ज़्यादा पतला हो जाता है। तो अगर ज़्यादा पतला हो गया तो इट में कॉज ब्लीडिंग जी, इन वेरियस। ब्रेन में अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी तो वो एक चीज़ से दूसरी नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। राइट, और सिमिलरली अगर उसमें क्लॉट जम गया तो वॉल स्टक हो जाएगा, तो वो दैट इज ऑल्सो एन इमरजेंसी। तो वो एक दो धारी तलवार, या यू कैन से हम वॉकिंग ऑन एज ऑफ द वॉल की, इधर गड्ढा इधर खाई, तो अब कहाँ ऐसा। राइट, तो इसको देखते हुए इट्स बेटर कि जो हमारा वॉल में वो अगर रिपेयर हो सकता है, जी, तो आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन रिपेयरिंग द ओरिजिनल वॉल, सो दैट कि उससे हम कुछ समय, जब तक मैं इनको जीवन में जितना समय इस अपने वॉल के साथ में दे सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसके साथ में, नेचुरल वॉल बिकॉज को, उसको काट के फेंकना और नया वॉल पुट करना, तो दैट इज द इजीएस्ट जॉब आई कैन डू। राइट। आजकल रीडू सर्जरीज भी रेगुलरली हो रहा है, तो दैट्स नॉट एन इशू। अगर हम आज की एमबीबीएस परसुइंग जनरेशन की बात करें और आपने जो आज चैलेंजेस बताए कि अभी भी हम एक ऐसा वॉल बनाने में कामयाब नहीं है एज पर टेक्नोलॉजी भी कि जो हमें 100% रिजल्ट्स दे सके, तो जो करंट एमबीबीएस जनरेशन है उनको अबाउट कार्डियक सर्जरी आप क्या बोलना चाहेंगे जो परस्यू करना चाह रहे हैं इसमें ओके, एमडी? ऑफ लेट ये देखने में आया है कि कार्डियक सर्जरी में जो स्टूडेंट्स का एंट्री है जी, थोड़ा सा कम हो गया। दिस इज ड्यू टू लॉट मैनी फैक्टर्स अमंग्स दोस्त, क्योंकि इसमें लॉन्ग वर्किंग आवर्स है। लाइफ आपका दूसरी ब्रांचेस से लेट शुरू होता है, बिकॉज यू नीड लॉट ऑफ एक्सपोजर बिफोर स्टार्टिंग योर ओन प्रैक्टिस। तो वो समय जो
है, इसमें इंक्यूबेशन ज़्यादा है। तो बहुत लोग बीच में ड्रॉप आउट्स बहुत होते हैं, जो बडिंग स्टूडेंट्स है, जो इसमें जाना चाहते हैं कार्डियक सर्जिकल फील्ड में, तो उनसे सिर्फ एक ही चीज, इफ दे कैन, दे हैव टू बी हार्ड वर्किंग, इट्स ए डेडिकेटेड ब्रांच, कि उसमें दूसरी ब्रांचेस से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, एंड डिवोटेड ब्रांच है। अगर आपका मन है, इफ़ यू आर रियली डेडिकेटेड टूवर्ड्स दी दैट पर्टिकुलर ब्रांच, तो ही आप उसमें आना, अदरवाइज सब नहीं कर पाएंगे, ये मैं राइट। मानता हूँ। क्योंकि एट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे साथ में कम से कम 8 लोगों का और सिलेक्शन इंदौर से मेरे नेक्स्ट बैच में हुआ था, उसमें से 5 लोगों ने ड्रॉप आउट दिया था ओके। आफ्टर से डूइंग 3 to 4 months 6 months। बोले कि नहीं, हम दूसरी वापस तैयारी करके दूसरे उसमें जाएंगे। दैट वाज एन एक्सपीरियंस, कि मुझे राइट। ऐसा लगता है कि दे डिसाइडेड वेरी अर्ली कि नहीं करना है, तो एंड दे आर ऑल सक्सेसफुल पीपल हियर, राइट। दे चूज फॉर समथिंग एल्स। दे ओके। चूज सम अदर ब्रांचेस। तो सर आपने जैसा मेंशन किया, कार्डियक सर्जरी सीम्स टू बी लाइक अ प्रोफेशन जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। यस, पेशेंस एंड परसिवरेंस दोनों। ओके। अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर कार्डियक सर्जरी की, तो उसमें कितने नंबर ऑफ आवर्स लगते हैं? डिपेंड्स, बिकॉज कार्डियक सर्जरी से एक जनरल परसेप्शन ये है कि हम सिर्फ कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करते हैं। हार्ट एज ए ऑर्गन हम देखें तो उसमें देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, राइट। है ना। व्हेन यू ऑप्ट फॉर ए सुपर स्पेशलिटी, अब इसमें भी माइक्रो सुपर स्पेशलिटी जैसा एक आने लगा। देयर आर अडल्ट एंड पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन्स नाउ, ओह! and there are certain diseases which happens only in pediatric age groups. राइट। Congenital heart disease, when we talk about them, it will be a different chapter. जी। I'm practicing now as a adult cardiac surgeon, so इसमें जो mostly day to day में आता है, coronary arteries, which is a part of cardiac surgical, but बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस उसी के होते हैं, तो हम उसी की मोस्टली बात करते हैं। हार्ट सबसे पहले जैसे सप्लाई कर, बॉडी को सप्लाई करता है थ्रू इट्स आर्टरीज, है ना। तो हार्ट सबसे पहले अपनी आर्टरीज निकाल लेता है, उसमें से राइट। उसका खुद का ब्लड ब्लड फ्लो का ब्लड जो सप्लाई शेयर है अच्छा वो होना पहले चाहिए। हाँ, ओके। वो निकाल लेता है, उसके बाद में दूसरों को सप्लाई करता है। अच्छा, ओके। तो द फर्स्ट आर्टरीज टू कम फ्रॉम aorta इज कोरोनरी आर्टरीज। ओके। तो ये एक पार्ट रहा। हम आर्टरीज की बात कर सकते हैं, उसकी सर्जरीज होती है। वॉल्वुलर सर्जरीज एज वी डिस्कस, देर आर स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट, ओके। कि कोई वॉल डिफॉर्म्ड है बचपन से ही, हुँ। कोई चैम्बर्स के बीच में कनेक्शंस है, देर आर होल्स इन बिटवीन द चैम्बर्स, यस। तो देर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो इस तरीके से जो भी होता है, तो इसमें पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन्स जो है उसकी रिपेयर करते हैं। आई यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स आल्सो प्रीवियसली, बिकॉज उस समय ऐसा क्लियर कट डिमार्केशन नहीं था। व्हेन यू कीप डूइंग सेम थिंग रिपीटेडली, अ डे कम्स कि आप उसी के हो जाता स्पेशलिस्ट हो जाते हो। है। तो अब मोस्ट ऑफ द वर्क मेरे पास में कार्डियक सर्जरी में कोरोनरी आर्टरीज वॉल्वुलर सर्जरीज का है, तो मैं वही करता रह गया और उसी में मैं बिजी रह जाता हूँ। तो माइक्रो स्पेशलाइज़ेशन एक नई टर्म मुझे समझ में आई है कि हाँ, अगर हम कार्डियक सर्जन से भी मिल रहे हैं तो उसमें भी अडल्ट के लिए अलग, हाँ, पीडियाट्रिशियन यस, मतलब यस। पीडियाट्रिक बच्चों के लिए अलग, इस और तरीके का डिफरेंस आ इसमें गया है। अब और नया-नया बहुत कुछ आने लगा। विद टाइम यू हैव टू रिमेन अपडेटेड, राइट। दैट इज फॉर श्योर। अब आज की तारीख में जब लोग आते हैं तो वो चाहते हैं कि जैसे मिनिमली इन्वेजिव से बात करते हैं, जी। तो मैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहूँगा कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज वी परफॉर्म इट रेगुलरली, बट मैं सभी को वो ऑप्शन नहीं देता हूँ जिसमें आसानी से और उनकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करके मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, तो आई गिव देम दैट ऑप्शन कि राइट। आप में ये भी आराम से करा जा सकता है। जी। बट एनीथिंग डूइंग compromising the safety of the patient, I don't feel it's a worthy thing. राइट। So minimally invasive के साथ में द स्टैंडर्ड जो सर्जरी है, जो हुँ, इसमें स्टर्नम बोन को कट करते, दैट हुँ। इज द सेफेस्ट टेक्निक। और राइट। देर आर सर्टन प्रोसीजर्स यू कैन डू विद द सेम सेफ्टी थ्रू लेफ्ट थोरेकोटोमीज राइट। और मिनी इंसिजन्स। बहुत राइट। सारी चीजें अभी वी कैन ऑफर टू द पेशेंट्स।
और अगर सर मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी तो अभी के टाइम पे ज़्यादा फेमस हो गया है। पहले ओपन हार्ट सर्जरीज़ होती थी, क्लोज़्ड हार्ट सर्जरीज़ होती थी। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है? Yes, open heart surgeries, there is a misperception in these terms, in the sense ki I believe that whenever you are opening the sternum and going up to the heart, it is open. And again, for us, technically speaking, when we open the chamber of the heart, it's हुँ, open heart surgery. For that, ओके, you need to go on cardiopulmonary bypass system. जब हार्ट के चेंबर में एंटर करोगे विच इज फुल ऑफ ब्लड, तो उसको कहीं ना कहीं तो हम स्टॉप करके ही जाएंगे. जी, सो फॉर दैट, उतने टाइम के लिए हम पेशेंट को एक आर्टिफिशियल मशीन में रखते हैं, आर्टिफिशियल सर्कुलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, जिसमें वो मशीन हार्ट का और लंग का, हमारे लंग्स का फंक्शन अडेप्ट करती है फॉर पीरियड ऑफ टाइम. और वी स्टॉप द हार्ट, वी एंटर द चैम्बर, डू द प्रोसीजर, क्लोज द चैम्बर्स and come out and gradually shift that workload again back to heart. So that is open heart surgery. ओके, And nowadays, most of the coronary artery bypass surgeries are performed beating heart because the coronary arteries are on the surface of the heart. राइट, So you can approach them without opening the chamber of the heart. तो उसको हम बीटिंग हार्ट सर्जरीज उसको परफॉर्म कर सकते हैं, जस्ट स्टेबलाइजिंग दैट लिमिटेड पोर्शन ऑफ द हार्ट, उसको थोड़ा सा रोक लेते हैं, बाकी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है, ओके। और वी परफॉर्म द सर्जरी एंड देन रिलीज दैट. ओके, वाओ! सो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है आज आपके साथ मिलके बैठने का। आप इतनी कैजुअली बात कर रहे हैं, हम हार्ट को ऐसे रख लेते हैं, इस पे चालू रखते हैं। इट इज़ सो अमेजिंग कि आप डे इन एंड डे आउट सर्जरीज़ करते हैं। तो हाँ जी. इट डेफिनिटली शोज़ कि हाउ मच एन एक्सपर्ट यू आर। तो एंड इट्स आल्सो अमेजिंग टू लिसन टू ऑल दीज़ थिंग्स कि आप इस तरीके से लोगों को अलाइव रखते हैं और कितना पेशेंट सर्विस करते हैं आप, देते हैं। थैंक यू. चलते हैं हम थोड़ा-सा और टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ। जब हमारी डिस्कशन हो रही थी पॉडकास्ट के बारे में, तो आपने मुझे समझाया था कि कार्डियोलॉजिस्ट एक अलग ही पर्सन है, कार्डियक सर्जन अलग पर्सन है। तो इवन बीइंग अ फार्मासिस्ट, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इवन आई वाज़ नॉट श्योर अबाउट कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं खुद भी समझना चाहती हूँ कि ये कार्डियोलॉजिस्ट कैसे अलग हैं कार्डियक सर्जन से? देखिए, टेक्निकली इफ आई टॉक अबाउट द कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी, so these are two branches. Anything related to heart, that is cardiac. For heart, we say cardiac. Heart is cardiac organ as an organ. यस, So any study related to heart will be cardiology. But when you study in technical terms, being a surgeon, the degree which we are honored here is CTBS or CVTS, cardiovascular thoracic surgery. ओके, And this is for the field of surgeons. And for the field of medicine, there is another super specialty degree, that is DM cardiology. ओके, So cardiology is a basically propagation of the medicinal branch. ऑलराइट, All the diagnostic studies like cath lab studies, when we do angiography, angioplasty, this all comes under cardiology. ओके, And this for the general public, हुँ। there's a lot of misconception between people consider us as cardiologist also, and the cardiac surgeon, the same thing. सो मतलब अगर बात करी जाए कार्डियोलॉजिस्ट वुड बी रिकमेंडिंग यू प्रिस्क्राइबिंग यू मेडिसिन्स डूइंग योर डायग्नोसिस एंड एवरीथिंग They do angioplasties as well. as well, Yeah. okay, surgical procedures as well, but Mm. not the ones that a cardiac surgeon would perform, Yeah. like heart replacement Yeah. या Yeah. ट्रांसप्लांट जिसे Transplant. हम कहते हैं, These are all performed by surgeons. सर्जन्स ओनली, ओके। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट। तो सर हम बात करते हैं थोड़ा सा और लेमैन पर्सपेक्टिव जी. से कि अगर हम कार्डियक डिसऑर्डर्स की बात करें, Okay. तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्डियक डिसऑर्डर्स? Right. To start from the very beginning, that is from childhood. ओके, Those diseases which are there present from the birth are called congenital heart diseases. ओके, They are since your birth. There may be holes in the heart, there may be cross connections amongst the vessels, a part of your organ may be absent. ओके, So there comes the survival of the fittest, हाँ, right? राइट, तो जो
बच्चा तो पैदा हो गया, बट जो इसके साथ में लाइफ कैरी कर सकता है, they will remain alive. Rest of them will be selected by the nature. Right. Right? So there are a lot many. It's a big spectrum of disease which can happen. All those comes under congenital heart disease. Right. After those diseases, we come to acquired heart disease. जी. Even if you are born with a normal heart, you can acquire certain diseases. At any point of time, you can get infection of the heart. That is called carditis. Okay. Your walls or anything, maybe if you are having a body infection which can enter the blood and maybe harbored by your walls or somewhere, and that may cause endocarditis. Okay. Those are all serious diseases. After that, your walls may get acquired rheumatic heart disease, Okay. and your lifestyle which you are carrying these days has got you some gifts. Of course. You're coming early to the cardiologists and surgeons for bypasses and all these things. Okay. And what about normal like high blood pressure, hypotension, ये सारी बीमारियां भी कार्डियक डिसऑर्डर्स के अंदर आती हैं? This, yes, hypertension definitely cardiology related disease है, but initially not directly to the cardiologist, but physicians इनको देखते हैं. You have to be very careful about your blood pressures. Particularly if you have family background, you should go in depth of why you carry this hypertension. Okay. There are type A personalities. हर चीज में उनको जल्दी होती है, या कई बार ऐसा लगता है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ मैं, सारी चीजें. एंशियस पर्सनालिटीज, अब कैसा होगा. सो दे आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड. Right. तो इन लोगों में अक्सर ब्लड प्रेशर्स बढ़े हुए मिलते विदाउट एनी डिजीज. Okay. दोज आर एसेंशियल हाइपरटेंशन. तो उनको आपको डेफिनेटली शुरुआत में ही कंट्रोल करें तो ज़्यादा बेटर है. मैं बोलूँगा हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज गो हैंड इन हैंड, इन द सेंस जब हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हमेशा आप टेंशन में रहते हो, आपके ब्लड प्रेशर्स बढ़े हुए हैं, तो आपके हार्ट को भी ओवरवर्क करना पड़ रहा है, वो भी स्ट्रेस्ड आउट है. तो डेफिनेटली जरा सा इंटीमल टीयर होता है, फिर वहाँ पे डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, प्लाक्स, और ये आपको बीमारी करता है. और दूसरी तरीके से अगर आपको ऑलरेडी वहाँ पे ब्लड लिमिटिंग डिजीज है, तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. इन द सेंस, क्योंकि उस ऑर्गन को जब ब्लड नहीं मिलता किसी ऑर्गन को, तो इट रिलीजेस सर्टन सब्सटेंसेस, जो आप उसको फिर ब्लड पहुंचाने का तरीका क्या रहेगा, बाय इंक्रीजिंग योर ब्लड प्रेशर. तो अगर किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो वो बॉडी से ब्लड प्रेशर बढ़वा के अपनी सप्लाई बराबर करवाता है. तो ये दोनों ही चीजें साथ साथ जाती है. अब पहले कौन, ये मैं नहीं बता पाऊंगा. तो वो उन्हीं को यानी उनकी बॉडी में क्या चल रहा है, डेफिनेटली दे शुड कंसर्न देयर फिजिशियन, और उसका प्रॉपर अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए. ओके. आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही हम एज ह्यूमंस हमारी बॉडी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, हम हमारे ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को स्पेशली बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, बट वो काफ़ी सेल्फिश हैं और शायद सेल्फ लविंग है, वो अपना ख्याल खुद रखते हैं. खुद बहुत जैसे आपने कहा हार्ट भी पहले अपने आप को सप्लाई पहले देता है, कोरोनरी आर्टरीज खुद के लिए रखता है स्ट्रॉन्ग वाली, बाकी ऑर्गन्स को फिर दूसरा बाद ब्लड में. दिया बाकी आर्टरीज से पहुंचाता है. एंड सेम फॉर एनी अदर ऑर्गन. मान लीजिए Yes. लंग में, लिवर में, कोई भी पैनक्रियाज में, किसी भी वाइटल ऑर्गन के अंदर किडनीज ब्लड नहीं खास जा रहा है. करके, ओके. किडनीज में अगर किडनी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाता है, तो उसको हम्म. ब्लड कम मिलता है, तो वो अपना सिस्टम से ही ऐसा सब्सटेंस रिलीज करती है जिससे वो ब्लड प्रेशर बढ़ा के अपना फ्लो मेंटेन करती है. वाओ. दिस इज एन अमेजिंग ब्रेन थिंग. ब्रेन को अगर पहली बार ब्रेन इतना की वेसल्स इंटरेस्टिंग फैक्ट में, पता चला. हार्ट के वेसल्स में, हाँ. तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जिनको कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई लगती है, जी. तो वो उनमें अगर स्टेनोसिस पहले आ गई है, तो हम्म. वो अपनी सप्लाई बढ़ाने के लिए ब्लड प्रेशर्स बढ़वा देते हैं.
ओके। तो ये एक डाइवर्टेड रीज़न है जिसकी वज़ह से भी शायद ब्लड प्रेशर बढ़ यस, जाए। दोनों को मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, दे बोथ में बी इंडिपेंडेंट थिंग्स। राइट। ओके। सर, हम कार्डियक डिसऑर्डर्स यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो जनरल पब्लिक ऑल्सो पॉडकास्ट के सॉरी। लिए लोग समझ पाएँ कि कौन से ऐसे अर्ली साइंस एंड सिम्पटम्स हैं, जो देखकर समझ में आ जाता है, व्यक्ति को खुद को देखकर समझ जाना चाहिए कि शायद मुझे कल को कोई कार्डियक डिसऑर्डर हो सकता है, या हाँ, पेरेंट्स को देख के समझ जाना चाहिए ये अर्ली साइंस एंड सिम्पटम्स हमें बच्चे में देखने को मिल रहे हैं, तो कल को कोई हार्ट कार्डियक डिसऑर्डर हो सकता है। कौन से सिम्पटम्स होते हैं ये? बच्चों में पहले बात करूँ अगर, तो बच्चा अगर अपने पीयर ग्रुप से जल्दी थक जा रहा है, ओके। उसके नेल्स वगैरह नीले पड़ जा रहे हैं, जी, इफ देर इज साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ नेल्स, टंग, और थकान हो जा रही है, और थोड़ा सा चलने के बाद में यानी अब इज नॉट कोपिंग अप विद पियर्स, राइट। यानी वो जितना खेल कूद कर रहे हैं ये नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली दे शुड बी कंसर्न ऑफ चाइल्ड, और उनको एक पीडियाट्रिशियन से पहले मुलाकात करवा देनी चाहिए। जी। फिर सेकेंडली, बहुत सारी एक्वायर्ड डिजीज कैन हैपन टू एनी एनी टाइम, तो राइट। वो तो अपने आप सरफेस पे आ ही जाती है। जी। बट इफ आई टॉक अबाउट दी अडल्ट ग्रुप, जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, इसका अगर मैं बात करता हूँ, तो person himself or herself is the better doctor of themselves. ओके। How I'll define you. जी। अगर कल मैं 5 किलोमीटर आसानी से चलता था, मेरी वॉक करने की आदत है, वॉट एवर आई यूज टू डू फॉर माई फिजिकल एक्सर्शन मैं करता था, और मैं पिछले महीने भर से या 15 दिन से या 2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि मैं उतना आसानी से नहीं कर पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली यू शुड टेक डॉक्टर्स कॉल। ओके। तो ये दिस आर फर्स्ट। समटाइम्स कुछ चीजें अचानक हो जाती है, तो दोज आर इमरजेंसीज, तो उस समय तो आप वैसे ही चले जाओगे। राइट। डेफिनेटली। कोई ऐसे सिम्टम्स जो यंग अडल्ट्स को ध्यान में रखने चाहिए? जैसे पहले के जो हार्ट अटैक का एज ग्रुप होता था, वो 40-50 या 60s की एज में ज़्यादा देखा जाता था। अभी के टाइम में हम 20s के बच्चों में या 30s की जो एज ग्रुप है, इसमें भी हार्ट अटैक देख रहे हैं। तो कोई ऐसा सिम्पटम जो हमें स्पेशली 20 टू 30 एज ग्रुप को ध्यान रखना चाहिए? नहीं, 20 to 30 एज ग्रुप का ऐसा बहुत ज्यादा देखने नहीं मिलता, पर हाँ एक्टोपिक पेशेंट्स देखने मिल जाते हैं। वो इसलिए, उसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसमें मेनली फैमिली या हेरिडिटरी कॉजेस काउंटिंग में आ जाएंगे। बट अब अब जैसे मैं उनकी बात करूं कि 20-30 में कोई एक्टोपिक, कोई जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, समटाइम्स दे कम विद मैसिव एंट्री वॉल एमआई। अब उनके बैकग्राउंड में देखो तो उनका स्टडीज चल रहा था, देवर ऑलरेडी स्ट्रेस, खाने पीने का अपना ध्यान नहीं रखा, हाइड्रेशन मेंटेन करके नहीं रखा। व्हेन आई टॉक अबाउट दी दिस पेशेंट्स, एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि हमारी बॉडी में प्लाक्स, कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स है, वॉट एवर, जो दे कैन स्टार्ट फॉर्मिंग टिल द यंग, इन यंगर एज ग्रुप, जैसे 3 साल के बाद में भी बनने शुरू हो सकते हैं, ओके। है ना। सो plaques are, I'll define plaques to understand these basic things. जी। हमारी जो वेसल्स होती है, वेसल्स की 3 लेयर्स होती है। अंदर वाली जो लेयर होती है वो एंडोथेलियम जिसको बोलते हैं, इट्स वेरी स्मूथ लाइनिंग। टिल द ब्लड रिमेन्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दैट लाइनिंग, इट विल रिमेन फ्लूइड, हुँ। वो ब्लड रहेगा। जी। एज सुन एज द ब्लड विल कम आउट ऑफ दिस वेसल, या उसके ये प्लास्टर जैसे हटा और उसके पीछे वाली लेयर में ईंट के उसमें टच होने टच लगे। होता है, तो देयर जी। विल बी क्लॉट फॉर्मेशन। ओके। उसमें कुछ चीजें एक्टिवेट हो जाएगी, दैट प्लेटलेट एक्टिवेशन से लेके क्लॉटिंग फैक्टर्स का एक्टिवेशन हो जाएगा, वहाँ क्लॉट फॉर्मेशन होता है। दिस इज द बेसिक ऑफ द एनी हार्ट अटैक। आई मेक यू अंडरस्टैंड इन ए इजियर वे। जी। तो जैसे ही ब्लड क्लॉट कैसे जमता है, तो उन यंग पेशेंट्स में मोस्टली इट्स अ क्लॉटिंग ऑफ द ओके। ब्लड। ओके। Either it may be due to hypercoagulable state in that particular subject, उसमें आपने अपना ख्याल नहीं रखा, हाइड्रेशन मेंटेन करके नहीं रखा, स्मोकिंग रहती है एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स में, तो दैट इज अ मेजर फैक्टर। तो वो उसमें क्लॉटिंग जम गई और इट कॉज हार्ट अटैक। अंदर मोस्टली क्लॉट्स ही रहते हैं, बट
विथ एजिंग जो हमको हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसमें मोस्टली इट इज ए स्टेबल क्लॉट या नैरोइंग ऑफ द वेसल्स, ग्रेजुअल नैरोइंग होती, जो और समय के साथ में बढ़ती चली जाती है। जी। तो दोनों के उसमें एक डिफरेंस ये रहेगा कि मोस्टली इट इज ड्यू टू क्लॉट इन द यंग एज ग्रुप्स दैट मे बी हैविंग वेरियस रीजंस, और अडल्ट में तो ग्रेजुअली बिल्टअप होता है, उसमें अटैक इतना सीवियर नहीं आता। यंग अडल्ट्स में सीवियर अटैक्स आते हैं राइट। बिकॉज उसमें कोलेटरल चैनल्स भी नहीं होती है। हाँ। जहाँ कोई ग्रेजुअल नैरोइंग होगी तो उसमें कोलेटरल चैनल फॉर्मेशन हो जाएगा, तो दैट हार्ट विल बी प्रोटेक्टेड, उसमें इतना डैमेज नहीं होता। यंग पेशेंट्स के हार्ट में देर आर नो डेवलप्ड कोलेटरल चैनल्स, क्योंकि वो सडन ऑनसेट क्लॉटिंग हो गई है, तो दैट विल प्रोड्यूस मोर डैमेज and that will be for lifelong. ओके। So they'll have to take more care of themselves. ओके। सर मैं अपनी पर्सनल फैमिली एक्सपीरियंस से एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। रिसेंटली आई लॉस्ट वन ऑफ माय कजन्स ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, एंड मोस्टली it was a shocking experience because he was only 18 years old, Okay. and yeah, he's my चाचा चाची's son. तो बेसिकली वो बाहर पढ़ने के लिए गया था, एंड ही वाज इन लाइक अ सिचुएशन जहाँ पे वो स्पोर्ट्स खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, टीम के साथ, कॉलेज टीम के साथ बाहर खेलने गया था, एंड एट दैट सेम प्लेस इन द फुटबॉल फील्ड ही फेल डाउन। तो सबको पहले ये लगा कि ड्यूरिंग द प्ले उसे शायद चोट आई है एंड उसकी Okay. वजह से कुछ Okay. प्रॉब्लम हुआ है। बाद में इट वाज फाउंड कि देयर वाज नो इशू लाइक दैट, एंड वो खेलते-खेलते नॉर्मली गिर गया, एंड देन इट वाज़ अ कार्डियक अरेस्ट। बाद में जब फ्रेंड्स से पूछा, तो उन्हें पता चला, उसके पेरेंट्स को स्पेशली, कि वो जो बच्चा है, मेरा जो कज़िन था, ही यूज्ड टू हैव ओनली पैकेज्ड फूड। वो मेस का Oh खाना my नहीं God. खाता था, वो नॉर्मल कोई भी दाल, रोटी, सब्ज़ी वाला खाना नहीं खाता था। ही वाज़ टू मच ऑन पैकेज्ड फूड, एंड इसीलिए मैंने ये सवाल भी मेंशन किया है इस पॉडकास्ट के लिए कि पैकेज्ड फूड जो है वो कैसे हार्ट हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और आजकल हमारे इंडिया में लेबल पढ़ने का सिस्टम एटलीस्ट बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ सो मेनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड एवरीबडी ऑन यूट्यूबर्स, सब लोग ये प्रमोट करने लगे कि कोई भी चीज़ खरीद कर पैकेज फूड खाओ तो एटलीस्ट उसका लेबल पढ़ो। तो सर, आपके अकॉर्डिंग पैकेज फूड कैसे हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करता है? और जब भी हम कोई चिप्स का पैकेट या कोई भी बिस्किट का पैकेट खरीदें, तो पैकेज पे ऐसा क्या लिखा हुआ इंग्रेडिएंट हमें नहीं लेना चाहिए, वापस रख देना चाहिए कि ये तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए बॉडी में? मिताली जी, मैं आपसे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर कमिंग जनरेशन। जी। अब मैं आपसे ही आपका इसका जवाब में निकलवाऊंगा। जी, ठीक। बिल्कुल। पैकेज्ड फूड, जी। एज यू सेड कि वो ही वाज ऑन पैकेज्ड फूड, यस। है ना, मोस्टली ही प्रिफर्ड दैट फूड। अब अगर मैं बात करूं, वो पैकेज्ड फूड पे ही जैसे डिपेंडेंट है, इट्स ए कॉमन नोशन कि हम जानते हैं, सभी जानते हैं पैकेज्ड फूड को, इट्स ए हाइपर पैलेटेबल। राइट। एग्री? यस। उसको बनाया उसी हिसाब से, डिजाइन इसी हिसाब से किया जाता है जी। कि उसको ज्यादा डिलीशियस, आई बिलीव टेस्ट इज इन फैट्स। राइट। फैटी ऑयली चीजें टेस्टी होती है, जी, बिल्कुल। उससे कम टेस्टी, यानी टेस्ट में कम, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स तो भी ठीक है, प्रोटीन्स आर नॉन टेस्टी थिंग्स। यस। ठीक। तो प्रोटीन्स लोगों की डाइट से कम होता चला जा रहा, फैट्स, ट्रांस फैट्स, ये सब बढ़ता चला जा रहा है, और उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जी। एनी फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेटिव। वंस इन ए ब्लू मून आपने ले लिया, तो वो सब चीजें बॉडी को वो भी हैबिट होना चाहिए। जैसे हमने अभी कोरोना वैक्सीन आया, कोविड वैक्सीन आया, तो हमने उसका सबने इम्यूनाइजेशन करवाया, हमने पहले ही उसका एक्सपोजर करवा लिया, क्योंकि वी आर नॉट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हमको ये चीज कहीं ना कहीं हमारे कांटेक्ट में आएगी, तो हमको हैबिट तो नहीं बोलूंगा, पर उसका हमको टेस्ट होना चाहिए। मैं इस चीज से इनकार नहीं करूंगा, बट आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे, दैट इज बैड। राइट। पैकेज्ड फूड वन कभी कभार के लिए ठीक है ना। आप देखिए, एक चिप्स का पैकेट अगर आप उठाते हैं, तो आप एक के बाद में रुक नहीं पाओगे, जी, बिल्कुल। आप कैरी ऑन करते हो, तो आपका सेशन भी लंबा चलता है, जी। ओवर ईटिंग भी हो जाती है, जी। और मोस्टली दोज आर फ्राइड फूड्स। राइट।
डीप फ्राइड तो वैसे भी आपके लिए हानिकारक है, यू बिलीव दैट। यस। हम तो उसी पे जाएं, उसके बाद में उसमें क्या मिला वो तो सब बात की बातें हैं। नहीं, राइट। इट वाज नेवर गुड फूड। फूड की अगर हम बात करें तो फ्रेश फूड की हम क्यों बात करते हैं, हाँ? क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसकी जो उसमें देर इज नो प्रिजर्वेटिव, न्यूट्रिशनल कंटेंट उसका प्रिजर्व रहता है और वो हमको दैट इज हेल्दी फॉर आवर बॉडी, राइट। राइट। अब वो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या क्या डालते हैं मुझे नहीं पता, जी। है ना। तो दोस आर ऑल मेंटेन बाय प्रिजर्वेटिव्स, वो नेचुरल थिंग तो है नहीं। जी। तो अब इतना ज्यादा कंजम्पशन होगा, अति सर्वत्र वर्जते। जी। तो किसी भी चीज की अति, इवन इफ यू डू गुड थिंग्स हम्म। और वो हद से ज्यादा है तो भी वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती हानिकारक है। हो सकते हैं। राइट, सही बात है। तब जिस तरीके से आपने उनका नरेशन किया तो वो मैं अगेन इन द प्रीवियस part I spoke to you, it is mostly dehydration. You are prone a person जिसमें आपकी ये डिजीज हो सकती है. There may be a small plaque which has ruptured and produced clot formation due to dehydration. He was in a football field. हम्म। तो that is what I am thinking retrospectively कि ओके। उसमें क्या क्या हुआ होगा आपके कजिन में, राइट। है? तो और it was such a massive heart attack कि वो heart fibrillate हो गया and didn't give you time to reach to the hospital also, I think, राइट। right? एग्जैक्टली। Sorry for that, but अगर हम डिकोड करना चाहें, मैं आपसे बहुत सारे फूड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, okay. जो डायरेक्टली हार्ट को इम्पैक्ट करते हैं। Hmm. क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि हमारी जो जनरेशन है, पैकेज फूड एक पर्टिकुलर Particular, टाइप ठीक हो गया। ठीक अब हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक भी हमारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे जिम को प्रेफर करने वाले भी लोग हैं। तो आजकल तो हमें जिम में भी हार्ट अटैक्स देखने को मिलते हैं, उसका क्या कारण है? Gym and this playground heart attacks was almost similar. ओके। You can correlate it because in gym में भी मैंने जो young persons आते हैं, not only heart attacks, दूसरी injuries लेके भी आते हैं कई बार. अच्छा। They are so, नहीं, एक बॉडी की आपकी एक लिमिट होती है, आप उसको पुल ऑन करते हैं, आप उस एक चीज को इतना स्ट्रेच करते चले जाते हैं कि वो आपके बस के बाहर की है। तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर लिमिट्स की वेयर अप टू आई एम स्ट्रेचेबल। राइट। दूसरा कर रहा है, हम उसको कॉपी करने के लिए compete करना है तो आप अपने से करिए कि कल में था उससे एक थोड़ा सा हमको आज बेहतर होना चाहिए, नॉट कि वो इतना कर रहा है मुझे इतना कर रहा है। एक कंपटीशन वो भी है। और आप टायर्ड हॉर्स को कितना भी वीप करेंगे तो वो एक टाइम फैल जाएगा, ओके। राइट। राइट। तो द थिंग इज कि आप वैसे ही वर्कहोलिक हो और आप रात में कर रहे हो, नए नए जॉब से आने के बाद में वेरी वेर थ्रू आउट द डे यू आर स्ट्रेस्ड और आप स्ट्रेस रिलीविंग के लिए और अपनी बॉडी को टायर कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता दैट इज अ गुड हैबिट राइट। टू स्टार्ट विथ योर डे। इफ यू आर डूइंग इट इन टू स्टार्ट विथ योर डे, तो वो दिन भर आपको एक्टिव और अच्छा रहेगा, राइट। है ना। तो मुझे लगता है कि जो जिम में भी जो एक्सीडेंट्स होते हैं, हार्ट अटैक्स हो रही है, वहाँ दे में भी डेफिनेटली हार्बरिंग सम डिजीज इन ए लोएस्ट फॉर्म, जो वहाँ पे। अब हार्ट अटैक्स का एक बेसिक मैं बताना चाहता हूँ आपको। हमारी जो यंग पेशेंट्स की जो वेसल्स होती है, वेसल्स आर इलास्टिक पल्सेटाइल वेसल्स। जी। तो आप जिम करते हो तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता है, जी। थोड़ा सा तो ऊपर जाता ही है। अब उस ऊपर जाने की प्रोसेस में इफ यू आर हैविंग ए प्लाक, प्लाक से मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन विच इज वेरी स्मॉल, दैट इज अ स्टिफ पोर्शन। जब आपकी वेसल्स पल्सेटाइल हो जाती है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो दैट स्टिफ पोर्शन डजंट पल्सेट और इट्स नॉट इलास्टिक पोर्शन, तो इट गिव्स और इरप्ट्स फ्रॉम दैट वेसल वॉल। तो जैसे ही वहां से थोड़ा सा अलग होता है तो फिर वही क्लॉट फॉर्मेशन और ये सब शुरू हो जाता है वहाँ पे। तो इन बिटवीन जो सडनली जो इतनी फ्लोइंग वेसल थी सडनली स्टॉप हो जाएगा, क्लॉट फॉर्मेशन, इट विल क्रिएट मैसिव हैवॉक। ओके। तो जिम के एक्सीडेंट्स मोर और लेस उसी टाइप के होते हैं। ओके। सर, आप जैसा मेंशन कर रहे हैं कि कई लोग
ऑफिस आवर्स के बाद जिम करते हैं, कई लोग ऑफिस ही जिम बैग लेके चले जाते हैं, हाँ। शाम को जिम करते हैं। हम्म, तो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, आपकी वाली जनरेशन थी, वो कहती थी कि सुबह ही उठो, कसरत करो, मॉर्निंग रूटीन होना यस। चाहिए। हमारी जनरेशन खुद से ये लेकर आई है कि अगर आप सुबह उठ नहीं पा रहे हो तो कभी भी जिम करो, पर जिम करो, कभी भी वर्कआउट करो, दिन में 1 घंटा पर करो। तो उसके चलते ये ट्रेंड आ गया कि अब रात में भी 1 घंटे का समय निकल रहा है अगर, तो हमें वर्कआउट करके सोना है या हमें वर्कआउट कर लेना है। बट आपके अकॉर्डिंग फ्रॉम डॉक्टर पर्सपेक्टिव ये थोड़ा इनकरेक्ट है, हाँ, राइट? मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप टायर्ड हॉर्स को और वीप करते रहो, ओके, राइट। है ना? मुझे ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत अगर आप इससे करेंगे तो आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है फॉर थ्रू आउट द डे वर्क करने के लिए। राइट। और लेकिन बट अगर आप पूरे 8-10 घंटे का जॉब करके आए हो और फिर आप उसके बाद उसको और ज़्यादा स्ट्रेन करने वाले हो, तो उससे शायद बॉडी को कोई वो फ़ायदा बेनिफिट्स भी मिलेगा वैसे नहीं। नहीं मिलते। यू कैन बिल्ड अप योर मसल्स एंड ऑल दिस थिंग्स विद हुँ, हुँ। द एडिशनल सप्लीमेंट्स वो वहाँ राइट, पे जो मिलते हैं, जी, बट वो नेचुरल तो नहीं है। राइट। सर, टॉकिंग अबाउट फूड एंड ऑल्सो दिस जिम सप्लीमेंट थिंग, मुझे ये समझना है कि अनरियलिस्टिक बॉडी एक्सपेक्टेशन जो है हमारी जनरेशन की, एब्स बनाना है, मसल बिल्ड करना है, बॉयज़ में भी गर्ल्स में भी, सभी जगह देखने को मिलेगी आपको। बोथ जेंडर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और एक जो लुक्स को हम सुधारना चाह रहे हैं हमारी जनरेशन में खासकर, और हर कोई जिम जा रहा है। तो उससे रिलेटेड भी हम फूड सप्लीमेंट्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स की तो नहीं, पर प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात करें, जो वे प्रोटीन हम्म। पाउडर्स आते हैं और जितने भी सप्लीमेंट्स आते हैं, गमीज, बॉडी गमीज आने लग गई हैं अलग अलग टाइप की, इनका हार्ट पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है अगर ये सब चीजें हम बहुत कंज्यूम करने लगे तो? डायरेक्ट कोरिलेशन तो इसका मैं नहीं बता पाऊंगा, पर जो बॉडी सप्लीमेंट्स, प्रोटीन इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ राइट। इफ यू आर नॉट। ये भी देखा है कि हम अब हमारी जो डाइट है, पहले जो एक बैलेंस डाइट की थाली हुआ करती थी घरों में, जी। वैसी ना होते हुए एक पर्टिकुलर डिश वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ भी शिफ्ट हो गया है। जी। ये आज मैंने ये खा लिया, ये डिश खा ली, वो डिश खा ली, तो उसमें कितना बैलेंस प्रोपोर्शंस में होती है वो आई डोंट नो। बट हाँ, एडिशनल जब आप वर्कआउट वगैरह करते हैं तो डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट्स लेते हैं, और वो जिम ट्रेनर्स एडवाइस भी करते हैं। तो रादर देन, बिकॉज दे आर नॉट स्पेशलिस्ट इन जिस थिंग्स, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको इसके लिए पर्टिकुलरली अपने डाइटिशियन से एक कंसल्ट करके आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो पर्पस है जी। जिम जाने का, वो सब डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंगली आपको डाइटिशियन की एडवाइस से आपको ये लेना चाहिए। ओके, ऑलराइट। हमारी जो फूड इंडस्ट्री है, एक नया प्रोडक्ट लेकर आई है कुछ सालों में, जिसका नाम है मेयोनीज। आजकल आप हम्म। देखेंगे तो बच्चों यस। से लेके अडल्ट्स तक वो ब्रेड के साथ, किसी भी सैंडविच के अंदर, या इवन पराठे के साथ आप देखेंगे, जल्दी जल्दी पराठे के साथ मेयो खाया एंड भाग एंड गए, भाग गए, निकल या गए अपने काम पे या निकल गए अपने सॉस खेलने कूदने। मेयो। यस। हाँ, केचअप, सॉस, मेयो, ये जितने भी इस तरीके की चटनी को, हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल चटनी है, उसे वो रिप्लेस करके ये रिप्लेस जो कर गई। यस। आइटम्स आ गए हैं, तो इनका क्या इफ़ेक्ट रहता है मतलब हमारी ओवरऑल कार्डियक हेल्थ पे? If I see mayonnaise as such, what is made up of? It's egg yolk यस। along with certain oils, हुँ, हुँ। that may be olive. It's a egg yolk acts like a emulsifier between oil, fat and water. ओके। तो उसको मिक्स करके वो एक बन गया प्रिपरेशन। हुँ, हुँ। उसमें एडिटिव्स डाल देते हैं। राइट, टेस्ट एनहांसिंग हाँ, के लिए। तो उसमें ऑयल कौन सा यूज करा है उस पर भी डिपेंड करेगा। इन मॉडरेशन एवरीथिंग इज गुड, राइट। देर इज नो अनहेल्दी इंग्रेडिएंट आई वुड से, बट moderation is always to be practiced in each and every field, I would say. Extremes are always harmful. जी। और अगर पुरानी जनरेशन की या पेरेंट्स की जनरेशन की बात करें, तो ये एक ऐसी जनरेशन है जो खाली पेट सुबह चाय से शुरू करते हैं Okay. अपनी लाइफ को। और ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में होता भी नहीं था, अभी ब्रेकफास्ट बहुत ट्रेंड में आ गया है, और ये भी कहने लगे हैं ब्रेकफास्ट जो है दिन की सबसे इम्पोर्टेंट मील है। शायद ब्रेकफास्ट नहीं है, वो पहली मील होती है दिन की, जिसे ध्यान से लेना चाहिए, उसका नाम ब्रेकफास्ट रखा गया है। तो आपके अकॉर्डिंग हेल्दी रहने के लिए
हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को भी ठीक रखने के लिए पेरेंट्स वाली जनरेशन का लाइफस्टाइल ठीक है या कुछ और इसमें ऐड ऑन करना चाहिए हमें? ये फूड इज अ हैबिट। जी। मैं सबसे पहली चीज ये बता दूं, फूड इज अ हैबिट। इन देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। ओके। जो कुछ लोग बोलते हैं कि इन डॉक्टर्स फैमिलीज में और अमंग्स द डॉक्टर्स आल्सो देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। ओके। अब जैसे मैं बात करूं, अब हम एज अ सर्जन मेरा लाइफ का भी कुछ वो नहीं रहता, बट मैंने वंस यू आर इन ए केस, इट्स अ लॉन्ग सर्जरी, यू आर डेडिकेटेड, यू राइट। नेवर नो कि कब आपको सेकंड विन मिलेगी। तो राइट। एक थोड़ा सा फीलिंग करके जाते हैं, इतना ज्यादा भी नहीं कि वहां सो जाए, है ना? राइट। तो अपने जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली यू सेट यूर फूड हैबिट, राइट? बचपन से अगर मैं बात करूं, तो जैसे बच्चों में जो हैबिट डलनी चाहिए, डेफिनेटली बिफोर गोइंग टू स्कूल एक थोड़ा सा उनको जो हमको मिलता था कि एक ग्लास ऑफ मिल्क तो लेके ही जाना है, साथ में जो खाना है वो खा लो, बट राइट। उतना मिल्क तो एटलीस्ट वो कुछ न्यूट्रिशियस पहले ही चले जाता था। फिर उसके बाद में जो लंच में जो होता था, और फिर उसके बाद में जो डिनर जो घर आके करते थे। तो ये बचपन में इट्स अ ग्रोइंग फेज, तो वहाँ जितनी मील्स हो वो कम है। दैट विल बी मेकिंग यू, यानी दैट विल बी यूटिलाइज फॉर योर ग्रोथ। बट एक टाइम के बाद में व्हेन यू आर ऑलरेडी ग्रोन अप चाइल्ड, तो उसके बाद में यू वोंट गो ग्रो मोर टॉलर, उसके बाद में तो ऐसे ही जाना है। राइट। तो हॉरिजॉन्टली नहीं जाने के लिए, तो देन यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योर मील्स अकॉर्डिंग टू योर वर्क प्रोफाइल। इफ यू आर, यानी आपका कैलोरी इंटेक शुड रिलेट टू योर बॉडीली रिक्वायरमेंट्स। राइट। if you are putting definitely excess calories, so it will make you wealthier horizontally. तो हम उसमें नहीं जा पाएंगे। तो फूड इज अ हैबिट इन द सेंस, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जैसे अभी नया नया पैटर्न और ये सुनने को आएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग्स और ये सब भी चलन में आ गया। जी। सो व्हाट इज दैट? यानी इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, didn't had proper breakfast, but हाँ, I was of the proponent that कि जब भूख लगे तब मैं खा लेता हूँ। ओके। उस समय मैं एक सिंपल सा एग्जांपल, आपकी गाड़ी में पेट्रोल का कम होता है तभी आप डलवाते हो कि चलो आते जाते पेट्रोल पंप से जा रहे तो डाल लेते हैं, नहीं राइट। ना? नहीं। तो वैसे ही जब आपकी बॉडी खुद मांगती है, दैट फूड विल बी मोर टेस्टियर। राइट। तो बट हाँ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इज ऑलवेज एडवाइजेबल। इट हैज टू बी हेल्दी। डेफिनेटली। एंड अनदर थिंग, जंक्स को मैं ये नहीं बोलूँगा, जंक्स फॉर दैट मैटर, आप सोशल क्रिएचर भी हो, आना जाना लोगों में उठना बैठना होता ही है, तो थोड़ा बहुत खाने में आ ही जाता है। तो रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि यानी उस पर हम बिंज ईटिंग में नहीं जाए। तो ब्रेकफास्ट अकॉर्डिंग टू योर वर्क प्रोफाइल यू कैन एडजस्ट इट। ओके। अकॉर्डिंग टू मी आई विल से फूड इज अ हैबिट। तो आप अपने वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आप पीपल वर्क इन शिफ्ट्स, किसी की डे की, किसी की नाइट की, कि जिन जिन लोगों की देखने में आए कि जो नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, तो डेफिनेटली जो हमारा सर्केडियन रिदम है, जो हमारा स्लीप साइकिल है, वो बिगड़ा हुआ होता है। तो व्हेन यू रिमेन अवेक फॉर ए लॉन्गर पीरियड से थ्रू आउट द नाइट यू आर अवेक, तो डेफिनेटली मॉर्निंग में आपको बहुत बिंज ईटिंग कर लेते हो। आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी साइकिल सेट करनी होती है। तो उसमें कहाँ ब्रेकफास्ट, वो आपका जो भी आप उसको कंसिडर कर लो, ब्रेकफास्ट कंसिडर कर लो या मील कंसिडर कर लो। तो अब अकॉर्डिंग टू योर वर्क प्रोफाइल यू हैव टू एडजस्ट योर डाइट। आपकी कैलोरी का पैटर्न आपको डिसाइड करना है कि मेरे लिए इतना रिक्वायर्ड है, तो इतना हेल्दी डाइट है मेरे में, इसमें जाना चाहिए इन डिस्ट्रीब्यूटेड मील्स, वो आपको डिसाइड करना है। ओके। आई लीव इट अप टू यू। ठीक है। आपने स्लीप साइकिल मेंशन किया, अब जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इसके बारे में भी। अम, बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं हम लोग, हाँ। यंग जनरेशन, एंड स्क्रॉलिंग कल्चर आ गया है।
तो हम हम्म इंस्टाग्राम या फ़ोन या यूट्यूब कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं और सुबह की 4 फ़ोन चलाते-चलाते कब बज जाती है, किसी को पता नहीं चलता है। तो ये हम्म जो कम सोने का ड्यूरेशन होता जा रहा है, क्योंकि अगर हम मॉर्निंग 4 एएम तक जाग रहे हैं विद ब्लू लाइट गोइंग इनटू आवर आईज़ और हमारी सर्केडियन रिदम तो खराब हो ही रही है और फिर अगले दिन हमें या तो वर्क पे जाना है या इवन इफ इट इज़ अ हॉलिडे तो हम 8 बजे के आस-पास उठ जाएँगे। अगर हम 5-6 ही घंटे की नींद ले रहे हैं, तो हार्ट हमसे क्या कहेगा ऐसी सिचुएशन में? नहीं, बहुत बुरा कहेगा वो तो। अब ओके। इसमें बताना चाहूंगा कि हुँ, हुँ। स्लीप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर रूटीन। ओके, 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप होनी बहुत जरूरी है। आप उसको रिलेट करें किसी होटल इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से। वहाँ पे एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, ओके, तो कुछ पोर्शंस के लिए फैक्ट्री शट करनी पड़ती है, तब जाके मेंटेनेंस होता है उसका। और कुछ चीजें जो है रेगुलर वे में चलती रहती है। जब आपके होटल में जैसे गेस्ट वगैरह जब आराम कर रहे हैं तो रात में वहाँ पे रिपेयरिंग वर्क अपने कर लेते हैं। तो सिमिलरली हमारी बॉडी की जितनी जो दिन भर की वियर टियर है, उसमें जो रिपेयरिंग प्रोग्राम है वो हमारी स्लीप में चलता है। तो उसको रिपेयर का टाइम तो देना ही होगा ना। तो इस इसके लिए मैं नहीं बोलूंगा, पर आपको अपनी हैबिट्स तो सुधारनी होगी। ये जो स्क्रॉलिंग कल्चर, जो ये लेट नाइट, जो मोबाइल ने बहुत जीवन तो खराब कर दिया है। कुछ एडवांटेजेस तो उसके है ही है, पर लोगों ने उसका डिसएडवांटेज वाला फंक्शन ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट कर लिया। उससे हमको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, दैट इज ड्यू टू सेल्फ रेस्ट्रिक्शन। आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड, तो ही वॉज सो मच इन्वॉल्व इन दिस थिंग्स, व्हाट्सएप और टेक्नोलॉजीज रिलेटेड, नेट और इस पे रहता था कि ही टुक ब्रेक फ्रॉम दिस वन फाइन डे, और सबको मैसेज डाला कि अभी मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं हूँ नेक्स्ट 1 ईयर, एंड ही cured himself. ओके, So सोशल मीडिया yeah, डिटॉक्स। yes, ओके, ग्रेट। सर बिफोर द पॉडकास्ट हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का हार्ट पे क्या डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होता है या उससे कार्डियक फेलियर्स कैसे बढ़ते हैं, तो क्या आप उसके बारे में हमें समझा सकते हैं? yes, definitely. Heart is a contractile organ. अब नॉर्मली मैं सिंपल वे में बताता हूँ। आप एक ब्लड प्रेशर आपका 120/80, 120/80 का आपका जो प्रेशर मेंटेन करके रखती है आपकी बॉडी, उसमें हार्ट जब पंप करता है, उसकी ब्लड सप्लाई जब वो रहती है, जब वो रिलैक्स होता है, जब उसमें ब्लड वापस अंदर आता है, अकोमोडेट होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, क्योंकि वो आपको सप्लाई करता होता है। तो उसके लिए जो डाउन, जो अपना जो लोअर प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg का, उसके अगेंस्ट में उसको पंप करना होता है। तो अगर आपका डायस्टोलिक प्रेशर से 90, 100 ऐसा रहता है, तो उसको जब रिलैक्स होना चाहिए, उस समय भी उसको ओवरवर्क कर रहा है ना। राइट। तो डायस्टोलिक प्रेशर जिसके कम रहेंगे और जिस पे वो उसको चक्कर नहीं आ रहे, तो मैं उसको अच्छा मानता हूँ ओके। कि उसका हार्ट जो है ज़्यादा टाइम तक यानी रिलैक्स रहेगा। तो जब हार्ट को आपके रिलैक्स होना चाहिए, उस समय भी उस वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो दैट इज नॉट गुड। ओके, हम हर एक हैबिट को धीरे धीरे डिकोड कर रहे हैं। हमने फूड की बात करी, हमने स्लीप साइकिल्स की बात करी। अब हम अल्कोहल की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत हाँ ट्रेंड में आ गया है और हाँ। पार्टीज में अल्कोहल बहुत कॉमन हो गया है। इनफैक्ट वो पार्टीज जो हर वीकेंड्स होती हैं, उसमें नॉर्मली आपको यंगस्टर्स बियर्स और अल्कोहल लेते हुए मिल जाएंगे और वाइन का एक अलग ही अंदाज है लोगों का कहने का कि ये अल्कोहल है ही नहीं और ये हार्ट के लिए भी अच्छी होती है। तो एज अ कार्डियक सर्जन आप मुझे बताइए, क्या वाइन सच में हार्ट के लिए अच्छी होती है? देखो, इट ऑल स्टार्टेड रेड वाइन यूरोप में कहीं पे, हम्म। जब दिस आर ऑल वाइन पुराने जमाने में भी अगर देखें तो लोकली जो बनती थी, तो वो लोकल चीजें हुआ करती थी, है ना। तो जैसे यूरोप में किसी एक एरिया में ये देखा गया कि उस एरिया में रेड वाइन का चलन था, और वहाँ के लोगों की बहुत लंबी एज हुआ करती थी। तो कोरिलेशन निकला, तो उसमें जब देखा गया कि देवर रिवेरेस्ट्रॉल और फ्लेवोनॉइड्स, ये दिस आर ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स, तो उसमें ज़्यादा थे। दोज आर फाउंड इन ग्रेप स्किन। तो वो ओके। रेड, जो ग्रेप्स में ये कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसमें वो
that that was correlated to the good health of the people there. Okay. So उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं दोज आर बेनिफिशियल. अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या काम करते हैं? आपकी बॉडी की जो वियर टियर में जो उसमें जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. Okay. जो दिन भर हम जो एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं जो वेस्ट सपोजिटली आपकी सेलुलर लेवल पे जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसके बाद में उसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है फ्री रेडिकल्स ये वो तो उनको न्यूट्रलाइज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. Right. अब इन एंटीऑक्सीडेंट्स की उसमें प्रचुर मात्रा है रेड वाइन में तो उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स वो आपका HDL बढ़ाता है हाइडेंस जो गुड कोलेस्ट्रॉल है. Okay. तो इस तरीके से उसका कोरिलेशन अपन बोल सकते हैं. Okay. बट नो डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब यू कि आप दो ड्रिंक ये वाइन सवेरे शाम ले लीजिए. बट हाँ देयर इज अ कोरिलेशन ऐसा स्टडीज ने भी Okay. बताया है. Okay. बट एवरीथिंग अगेन मॉडरेशन. वाइन अच्छी है वहां तक ठीक है पर कितनी अच्छी है. अब आप उसके एडिक्शन और क्वांटिटी पे जाएंगे तो फिर वो डेंजरस भी हो सकती है आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है. Right. और अल्कोहल की बात करें पर्टिकुलरली अदर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल तो ये कैसे हमारे ब्लड प्रेशर्स को रेगुलेट करता है? सिमिलरली जैसे इसमें ये थोड़े से ज़्यादा मिलते रेड वाइन में वही चीज़ें अल्कोहल में जो रेगुलर डिस्टिल्ड अल्कोहल है बियर है इसमें भी होते हैं पर उनकी क्वांटिटी में वेरी amongst these drinks. Okay. Okay, so if you say a drink, so what does that drink mean? So approximately when you talk about a drink for a wine, it is on approximately 150 ml of wine. You can have it Okay. during your dinner time or whatever. फिर बियर में अगर a pint of beer is sufficient enough. Okay. Or if we talk about distilled alcohol, Right. so it will be somewhere around 45 ml Okay. for females and 60 to 90 ml for a male. Okay. A drink for a woman and 2 drink for a man sort of thing is somewhere I learned from the literature. Okay. But ऐसा कहीं particularly suit करता है तो you can have it, but extremes are always harmful. और अगर हम ऑर्गेनिक फूड की बात करें जो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत फेमस हो गई है तो उसके बारे में क्या उसने हार्ट हेल्थ को सुधारा है? क्या हमें बेटर साइंस देखने को मिले हैं? कोई इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं पॉपुलेशन में? ऑर्गेनिक फूड एंड कन्वेंशनल जो फूड हम जो लोग आज कंज्यूम कर रहे हैं ऑर्गेनिक फूड व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फूड? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क यू व्हिच इज produced by natural means. उसमें no fertilizers, no pesticides, मैन्योर यूज करा ये करना तो दिस आर ऑल ऑर्गेनिक. तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग हो सकती है थोड़ा उसका डेंसली पैक्ड हो सकता है उसका न्यूट्रिशन बट उसकी प्रोसेस थोड़ी कॉस्टली हो जाती है और जो सप्लाई चेन में उसकी उतनी सप्लाई आप हो सकता है नहीं करे तो वो कॉस्टली भी हो सकती है. सपोजिटली उसको थोड़ा सा हमको कम मात्रा में खाना पड़ रहा है तो जो कन्वेंशनल है थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में खाना पड़ रहा है. अगर सब लोग ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे तो आई एम नॉट डिनाइंग ऑर्गेनिक फूड इज़ गुड. जो हमारी कन्वेंशनल फार्मिंग से जो प्रोड्यूस आती थी वो अच्छी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी पर ऐसा नहीं कि कन्वेंशनल जो हम फूड प्रोडक्ट्स आज की तारीख में हमको जो अवेलेबल हैं वो एकदम डिस्कार्डेड वाले हैं. उसमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशंस नहीं होते हैं जो ओरिजिनल ब्रीड है उसी को हम रीग्रो कर रहे हैं और उसी को उनकी जेनेटिक मेकअप करके मेंटेन करके वही हम कंज्यूम कर रहे हैं. तो कन्वेंशनल भी बुरा नहीं है
वो भी जो उनमें जीनोमिक चेंजेस करके जो डिजाइन करे गए हैं, दैट इज मेंट फॉर मास प्रोडक्शन एंड मेंटेन देयर क्वालिटी। तो एकदम से उसको डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। इफ यू आर हैविंग ऑर्गेनिक, देन इट्स नॉट अ बैड आइडिया, अच्छी चीज है, ओके। अफोर्ड कर सकते हैं सभी लोग तो वेल एंड गुड। सर, अगर आईटी जॉब्स या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स या कॉरपोरेट जॉब्स की बात करी जाए, तो सिटिंग कल्चर जो है 8 से 10 घंटे के लिए लैपटॉप के सामने बैठना एक बहुत आम बात हो गई है। और ऐसे में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम ब्रेक्स लेना भूल जाते हैं। फिजिकल मूवमेंट ऑलमोस्ट मिनिमम हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हार्ट पे क्या इफ़ेक्ट आता है? मैंने ऐसा सुना था कि अगर आप मूवमेंट ही नहीं कर रहे हो या फिर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेप्स एक दिन में नहीं चल रहे हो, तो आप ऑलमोस्ट अपने लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को 2-3 साल कम कर रहे हो। क्या ये बात सच है? ये जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का जो कल्चर है जी। न्यूअर जनरेशन में, लेस मूवमेंट्स, रूम तक कन्फाइंड होके रह गए, देयर इज नो प्ले ग्राउंड फॉर देम। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि उससे बाहर निकलना पड़ेगा, उससे दूसरी भी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करते हैं। आप टेबल चेयर जॉब है तो उसमें आपकी नेक के इश्यूज आते हैं, या आपकी मसल्स का यूज़ नहीं हो रहा तो उनकी एट्रोपी होती जा रही है, उनकी टोन लूज होती चली जा रही है। वो एक अपनी पर्टिकुलरली वो जगह है। अब हार्ट से कैसे रिलेट करेंगे? बीइंग ए सर्जन, और मैं अपने पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद में भी बोलता हूँ कि आपको एक बार हार्ट को एटलीस्ट 120, आप टीएमटी करते हैं तो आपका हार्ट रेट आपकी एज के अकॉर्डिंगली आपको रीच करना होता है, और उस दौरान आपके ईसीजी में चेंजेस नहीं आए तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल निगेटिव टीएमटी, राइट? तो मैं यही चाहता हूँ कि हर इंसान अपने हार्ट को एक बार वो 120, 130, 150 की हार्ट रेट टच करके उसको वार्म अप करके फिर नीचे लाए। तो वो अगर आप दिन में कर ले रहे हैं तो आप बैठिए, और उसके इन बिटवीन ब्रेक्स तो देने चाहिए। स्टैग्नेशन कहीं पे भी होगा तो चीज़ें खराब होने लग जाती हैं। आप उसको डे टू डे एक्टिविटी में भी आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। पानी कहीं ठहरा तो उसमें गंध आने लगती है, तो सिमिलरली आप एक जगह स्टेशन हो गए तो आप भी उस तरफ जाने के लिए शुरू हो गए। राइट। तो कीप मूविंग। ओके। अम, सर, आपने नारायण मूर्ति का एक कमेंट सुना होगा, बीच में न्यूज़ में बहुत फेमस हो गया था। उन्होंने कहा था कि इंडियंस को इतना हार्ड वर्क करना चाहिए कि उनको 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए। तो इसके खिलाफ भी बहुत बातें हुई थी, बहुत ज़्यादा कमेंट्स इसके बारे में भी आए थे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वर्क प्रेशर कितना ज़्यादा है। तो एक तो हमारे यहाँ के जो इंडियन सीईओज़ या फाउंडर्स हैं, वो पुश करते हैं जनरेशन को कि आप अच्छे से काम करिए, ज़्यादा हार्ड वर्क करिए। एक हम देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे कि जर्मनी की बात करें स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे 4 डे वर्किंग कल्चर आने वाला फेमस है। है, आने ही वाला है ऑलमोस्ट। तो हम दोनों लाइफ़स्टाइल्स को कंपेयर करें, इंडियन या यूरोपियन या दूसरी कंट्रीज़ की लाइफ़स्टाइल को, जिसमें वर्क प्रेशर का वो लोग इतना ध्यान रखते हैं, कंपेयर टू हमारे यहाँ पे हम वर्क को ही हमारा सब कुछ मानते हैं। तो इस तरीके का जो वर्क प्रेशर होता है, इस तरीके के जो स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, इससे हमारी फ्यूचर या हमारी पूरी ओवरऑल लाइफ में कार्डियक या हार्ट हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? अभी इंडिया राइज कर रहा है, जी। एंड दिस इज ड्यू टू हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स ऑफ एवरीवन लिविंग हियर। हर आदमी इज राइजिंग अप, राइट। एवरीवन इज राइजिंग अप, तो उसमें दे आर वर्किंग हार्ड, नो डाउट। तो 70, हमारे प्रधानमंत्री जी वो भी कितना हार्ड वर्क करते जी। हैं। तो अब ही इज अकस्टम टू फॉर स्लीप ऑफ 3, 4, 5 आवर्स वॉट एवर ही टेक्स, बट हर आदमी को सेल्फ असेसमेंट इज वेरी नेसेसरी, कि मेरी बॉडी अगर कोप अप नहीं कर पा रही है उससे, उतना हार्ड वर्क से, तो आई शुड चूज अ जॉब विच इज लेस हार्ड वर्क। राइट। सो हर आदमी, एवरी इंडिविजुअल should be like that. It's not necessary, everyone can't take military training, राइट। है ना? तो हमको सेल्फ असेसमेंट इज फर्स्ट थिंग, कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, देन यू एंटर दैट फील्ड। ये मैं सबके लिए बोलता हूँ। मेरे बच्चों ने मेरी लाइफ देख के मेडिसिन ही नहीं ली, ओह गॉड! तो ओके। मैं
पे कभी प्रेशराइज नहीं किया कि आपको यही बनना है, वट एवर दे परस्यू, बट सिंसियरली परस्यू करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर उनका लाइफ कल्चर जो 4 days a week वाली बात कर रहे हैं, तो मुझे भी कहीं लगता है कि देयर शुड बी सम बैलेंस बिटवीन योर वर्क लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ एंड योर इंडिविजुअल लाइफ के बीच में बैलेंस होना चाहिए. अब कई बार, अब वी आर ए राइजिंग इकोनॉमी, तो हम सभी को हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो दैट इज अवर मजबूरी. एक एज तक, यूथ तक तो सभी लोगों को हार्ड वर्क करना चाहिए. आफ्टर Exactly. दैट, वंस यू गेट अ प्लेटो, उसके बाद में यू कैन रीडिजाइन योर लाइफ. तो यू कैन ऑप्ट फॉर सर्टेन जॉब्स जिसमें आपको फिर आप 4 हफ्ते वाली लाइफ पे भी जा सकते हैं. जी. बट बीइंग इन इंडिया, सभी लोग हार्ड वर्क कर ही रहे हैं, तो मूर्ति जी को भी कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि वो भी सही है. राइट. एग्जैक्टली. और दूसरी तरफ एक और सीईओ हैं हमारे इंडिया के, जोहो कंपनी के जो को फाउंडर हैं, सीईओ हैं, वो विलेज लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं. श्रीधर वेम्बू उनका नाम है. और उनके पूरे एम्प्लॉयज़ को लेके, उनके पूरे ऑफिस को लेके वो तमिलनाडु के एक गांव में शिफ्ट हो गए हैं. और ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेके वहाँ के ही रूरल एरियाज़ को वो डेवलप भी कर रहे हैं. वहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बना के अपने सारे एम्प्लॉयज़ को वहीं स्टे करवा रहे हैं. ये उनका प्लान है कि विलेज लाइफ जो है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाला जो कल्चर है, वो काफ़ी अच्छा है. तो क्या हमें सच में रूट बैक करना चाहिए इंडियन कल्चर को और विलेज लाइफ की तरफ मूव बैक करना चाहिए, कंपेयर टू मेट्रो सिटीज़ का जो वेरी प्रेशर गुड है? क्वेश्चन. मैंने आपको शुरुआत में मैंने मेंशन किया कि अगर आज की तारीख की जो फैसिलिटीज बुरहानपुर में होती तो मैं वहीं सेटल होता. ओके. बिकॉज मेट्रो लाइफ एक अच्छी लगती है शुरुआत में, बट मुझे लगता है कि देयर हैज टू बी पीस ऑफ माइंड ऑल्सो. राइट. जो विलेज लाइफ का आपने बताया, जो जो के सीईओ जिन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है, इट इज मोर, मैंने आप अपनी बॉडी को डी स्ट्रेस करने के लिए वो करें, राइट. मेट्रोज में पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा है विलेज से, ये तुम आप मानते हैं? जी, बिल्कुल. हैं? और दूसरी सारी चीज़ें, जिस चीज़ की आपने बात करी, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एवरीथिंग, तो उसकी अवेलेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा हो सकती है. डेफिनिटली. फूड का अडल्ट्रेशन, सिटी की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है अडल्ट्रेटेड चीज़ों की, जो वहाँ पे फ्रेश चीज़ें, अच्छी चीज़ें अवेलेबल आसानी से हो सकती है. राइट. उन सब कुछ छोड़ के ही तो आदमी यहाँ पे सिटी में आया था. तो वापस वो अगर बैक टू रूट्स जा रहा है, क्योंकि आपने उसको जो सिटी वाला इन्वायरमेंट है, वही चीज़ें अगर आपने उसको वहाँ प्रोवाइड कर दी, तो माइग्रेशन होगा ही क्यों वहाँ से. राइट. अगर मुझे ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे उस समय अगर ये हॉस्पिटल जिसमें वो फैसिलिटीज़ हार्ट वाली वहाँ पे अवेलेबल होता, तो मैं शायद अपने यहीं रहता. बिल्कुल. तो ये सिटी वाली फैसिलिटीज़ अगर गांव में मिल जाएगी, तो गांव मूव करेगा ही नहीं. राइट. सब अपने अपने होम टाउन में स्टिक कर पाएंगे. ग्रेट. सर, हम शाहरुख खान के डायलॉग्स हमेशा सुनते रहते हैं. बहुत सारी उनकी जो मूवी है वो दिल टाइटल से ही शुरू होती हैं कहीं ना ओके. कहीं. उनका ये बहुत ही फेमस डायलॉग है कि अपने दिल की सुननी चाहिए हमेशा. और आज हम पॉडकास्ट में दिल के बारे में ही इतनी बातें कर रहे हैं. तो पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम दिल की बात करें तो दिल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अगर वो हमसे बात कर सकता तो वो हमसे क्या कहता, क्या करना चाहिए, क्या क्या बोलेगा अगर हार्ट बोल सके तो? दिल को हमेशा जैसे इमोशंस के साथ में जोड़ा गया हाँ. है ना. फॉर कार्डियोलॉजिस्ट एंड कार्डियक सर्जन, इट्स एन ऑर्गन, राइट. है ना. पर अगर दिल बोल पाता, तो वो यही बोलता है कि आप बैठो मत, मेरे को एक बार कम से कम रन करवा दो. तो ओके. उसको कैद मत रखिए, जी. उसको भी फ्री छोड़िए. और उसको रन करवाने के लिए आपको रन करना पड़ेगा. उसको एक बार 120 की हार्ट रेट को टच करवा के दिन में एक बार तो कम से कम घुमा के लाइए. तो क्या ऐसा करने से दिल खुश रहेगा? डेफिनेटली. एक्सरसाइज इज ऑल्सो इन हैबिट, आई वुड से. ओके. जो लोग अगर बीच में ड्रॉप करते हैं, हम्म. तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. ये बिल्कुल. उनसे पूछ सकते हैं आप. ऑलराइट. जो लोग, और मॉडरेट, ऐसा नहीं बोल रहा, जस्ट टू कीप योर सेल्फ फिट.
कीप योरसेल्फ चार्ज्ड। अगर वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में जो देखें हम, तो आप उसको एक्स्ट्रा चीजों से उसको जगा के रखे हुए हो। राइट योर इनटेक ऑफ कैफीन, योर इनटेक ऑफ निकोटिन, राइट ये इन सब चीजों से, केमिकल से आप उसको ड्राइव दे रहे हैं, बट उसके अलावा नेचुरली उसको ड्राइव रहेगी तो वो अलग बिहेव करेगा। राइट एग्जैक्टली। मैं पहली बार किसी ऐसे डॉक्टर से मिल रही हूँ जो डरा नहीं रहे हैं हमें बिल्कुल भी। इनफैक्ट आपने हमें एक चार्ट प्रोवाइड किया है कि कितना परसेंट, कितना क्वांटिटी अल्कोहल भी सेफ है अगर आप मॉडरेशन के साथ लें। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम कभी भी किसी डॉक्टर के साथ कॉन्वर्जेशन में होते हैं तो वो हमें पहले सारे बुरे या सारे बैड इफेक्ट सबसे से पहले समझाते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, विच इज ऑब्वियसली नीडेड। बट आज आप जिस तरीके से समझा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली अगर ये सिंपल सा तरीका हम फॉलो कर लें तो शायद लाइफ बहुत इजीली हम हेल्दी वे में हाँ, जी लाइफ इज पाएंगे। वेरी सिंपल। वी पीपल मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड ओके। because we focus only on one thing and start make it as a goal, और उसके पीछे भागते चले जा रहे हैं। हमको उसके डाइवर्सिफाइड जो चीजें हैं उन पे भी ध्यान देना है। राइट इन नॉट ओनली जस्ट कि अब अल्कोहल के साथ में समस्या ये है मिताली जी, कि वो एक हैबिट फॉर्मिंग चीज है। जी। तो लोग उसका कंजम्पशन, आज मैं टेंशन में हूँ तो 2 से ज्यादा हो गया, राइट तो उस तरीके से वो बढ़ता चला जाता है। और अल्कोहल की समस्या ये है कि कुछ समय बाद वो, उसके लिए अल्कोहल खाना एडिक्शन हो जाता एडिक्शन हो जाता है। है, और जी। दैट इज बैड थिंग। राइट तो फिर वो आपके लीवर को भी लेके बैठ जाएगा दिल के साथ में। जी। ओके। सर, अगर हम न्यू टेक्नोलॉजीज की बात करें तो रोबोटिक्स है, एआई, एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। कार्डियक सर्जरी में ये कैसे यूजफुल हो रहा है आज के ज़माने में? हाँ, डेफिनेटली इसका भी, रोबोटिक्स का भी अभी कुछ सेंटर्स पे रोबोटिक सर्जरीज होने लगी है, जी। एंड इट्स अ प्रॉमिसिंग थिंग ओके। कि छोटे इंसिजन से थ्रू पोर्ट्स, जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है वैसे ये भी आगे के समय में होने लग जाए। बट हार्ट में जो, बट डेफिनेटली उसमें थोड़ा अभी इट्स इन स्टार्टिंग फेज टू गेट एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांच। इट विल टेक सम टाइम, बट फ्यूचर में इसका फ्यूचर हो सकता है। सर, 3 टर्म्स हैं जो सुनने में बहुत सिमिलर लगती हैं। मैं आपसे इसमें डिफरेंस समझना चाहती हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक एंड कार्डियक फेलियर पर से? Cardiac arrest, first we'll discuss this. Arrest means रुक जाना? ओके। arrest, cardiac arrest, हार्ट रुक ही गया है आपका, जी। the ECG will show flat line, ओके। so that is cardiac arrest. ऑलराइट। Heart attack means it's a myocardial infarction, माने जहाँ पर आपके हार्ट में किसी एक हाथ वेसल के बंद होने का संकेत दे रहा है वो, और आपको हार्ट अटैक, पेशेंट इज अलाइव बट इज इन ट्रबल, ओके। तो दैट इज हार्ट अटैक। किसी को आया तो उसमें जो ही मे बी फीलिंग डिस्निक, ब्रेथलेसनेस हो सकती है उनको, या चेस्ट पेन हो सकता है, या एनी पेन विच मे बी रेडिएटिंग टू लेफ्ट हैंड। ये देर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। लोग बोलते हैं कि जैसे चेस्ट पेन नहीं हुआ, मुझे हाथ में दर्द हुआ, जॉ में पेन हुआ, बट दिस मे बी सिमिलर टू चेस्ट पेन, देर आर इक्विवेलेंट टू एंजाइना, दिस आर एंजाइना इक्विवेलेंट। क्योंकि आप अगर बात करें इस एरिया का जो सप्लाई और ये है, तो उनका मोर और लेस पैटर्न, इस एरिया में जो ऑर्गन्स हैं उनका जो, अगर वो तकलीफ में है तो उनका जो पेन रहेगा, पेन इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। राइट। whenever that organ is in trouble, it will protect you. अगर किसी को पेन नहीं हो रहा है और ऑर्गन डैमेज हो रहा है तो दैट इज मोर डेंजरस। तो यहाँ पे किसी को चेस्ट पेन होना जो पिक्चर में बताते हैं, तो दैट हैपन्स ओनली इन 7 to 10% ऑफ द पेशेंट्स, कि वो क्लासिकल जो सिम्टम्स होता है ना कि चेस्ट पेन हुआ और वो गिर गए, नहीं, ये सब सारी चीज़ें जो है उन कम लोगों में होती, बट किसी को एंजाइना इक्विवेलेंट दूसरी पेन्स भी हो सकते हैं, डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं, चेस्ट में टाइटनेस, जॉ में पेन, हाथों में पेन, शोल्डर, बैक में पेन, दिस आर ऑल एंजाइना इक्विवेलेंट्स। ये अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो हार्ट
हार्ट अटैक में ये सब कुछ चीज हो सकती है, ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है। ओके। एंड सर कार्डियक फेलियर? कार्डियक फेलियर, दिस जब किसी को हार्ट अटैक आया या किसी का वॉल माल फंक्शन कर रहा है तो ग्रेजुअली योर हार्ट स्टार्ट्स डायलेटिंग। ओके। वो जब डायलेट हो जाता है तो वो प्रॉपर पंपिंग नहीं, फंक्शन जो उसका पंपिंग का है वो नहीं कर पाता है, तो उसका जो एनलार्जमेंट हो जाता है, तो एट पॉइंट ऑफ टाइम वो आपकी जो डे टू डे मीट को पूरा नहीं कर पाता, जो जितना कार्डियक आउटपुट से एक्सपेक्ट करते हैं आप वो नहीं कर पाता है, तो वो जब वो डायलेट होना शुरू होता है तो उसको कार्डियक फेलियर बोलते हैं। व्हेन यू आर सीवियरली डिस्नी, ultimately all the cardiac problems will lead you to failure. ओके। That is the end result of all these things. और उसके बाद में flat line, that is cardiac arrest. So कार्डियक first comes the heart attack, then failure, and then cardiac अरेस्ट। arrest. ओके। सर हमने हार्ट अटैक को आज बहुत सारी बार डिस्कस किया। Hmm. अगर हमारी आंखों के सामने किसी को हार्ट अटैक आता है Okay. तो इमीडिएट फर्स्ट एड हमें क्या देना चाहिए उसे? फर्स्ट एड, देखिए मेडिसिन तो कोई कैरी नहीं करके चलता है, जी। प्रीवियसली उनको एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उनके पास में एस्पिरिन डेफिनेटली होगा, जी। तो 4 टैबलेट्स एस्पिरिन का दे दिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू 300 मिलीग्राम्स ऑफ एस्पिरिन। अगर पास में कोई अगर हेल्प है तो मीन्स मेडिकल फैसिलिटी है तो सीधे वहाँ पे जाना है। अगर वहाँ जहाँ दूर है तो मेक देम लाई डाउन कंफर्टेबली। इफ दे आर नॉट कंफर्टेबली लाइंग डाउन तो एक थोड़ा एंगल दे के 35-45 डिग्रीज पे उनको लिटा दें। आस्क देम टू डू डीप ब्रीदिंग, और ओके। एक सॉर्बिट्रेट करके एक छोटा सा गोली होता है वो जीभ के नीचे रख सकते हैं। दोज आर वेसोडाइलेटर्स, जी। तो वो आपको जो जिस नस में अटैक आ रहा है तो उसको थोड़ा सा डायलेट रखेगी, और एस्पिरिन जो है आपके क्लॉट फॉर्मेशन को प्रोपोगेट नहीं होने देगी, उसको डिसॉल्व करेंगी। पास में अगर मेडिकल फैसिलिटी है तो वेल एंड गुड। और अगर किसी को अरेस्ट या एरिथमियास हो गए हैं तो जो एकदम अनकॉन्शियस और ये हो रहे हैं तो ड्यूरिंग ऑल दिस पीरियड थोड़ा सा उनको पल्स पे आप हाथ चेक करके अपनी उनकी पल्स डेफिनेटली चेक करते रहिए कि कहीं वो रेगुलर है, इरेगुलर हो रही है, कि फीबल है, पाल्पेट ही नहीं हो रही है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक द डिसीजन और सीधे मेडिकल फैसिलिटी पे पहले पहुंचाना है उनको। क्योंकि हार्ट अटैक अटैक इज समथिंग वो जिसमें आपका लक भी बहुत काम करता है। कौन सी वेसल में, कितनी बड़ी वेसल, कितनी मेजर वेसल में ये आया है उस पर सारा डिपेंड करेगा। किसी मेजर वेसल में आया तो यू कांट हैंडल इट एट होम। राइट। Okay. In our last podcast, we had Dr. Vinita Kothari, ओके। and हमने उनसे बहुत ज़्यादा वाइटल साइंस की बात करी। इसके अलावा हमने अलग अलग टेस्ट और लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के बारे में उनसे बात करी। तो हमने ये पाया कि इंडिया एक तरीके से ऑलमोस्ट वर्ल्ड का डायबिटिक हब कैपिटल या या हब बन चुका है। एवरी 1 आउट ऑफ एवरी 5 पीपल को डायबिटीज आपको देखने को मिल सकता है बहुत कॉमनली। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका हार्ट कैसा होता है? दिस द प्राइस वी आर पेइंग फॉर योर आवर हार्ड वर्क। ओके। नारायण मूर्ति जी से जो कहा, और लोग सीईओज तो बोलते हैं कि 14 आवर्स काम करो और ये करो, जी। काम के अलावा करोगे क्या, जाके सोना ही तो है, जी। ऐसे ही बोलते हैं। राइट। तो अपने लिए टाइम कब निकल, देयर हैज टू बी बैलेंस बिटवीन वर्क टाइम एंड एक्सरसाइज टाइम, फैमिली टाइम, ये सब के अपने अपने आपको बनाने पड़ेंगे। अब डायबिटिक हब क्यों? क्योंकि हमारा पूरा फूड हैबिट, हमारा पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया है। राइट। आप कितना समय अपनी बॉडी के लिए दे पाते हैं? आप खुद इस पे इंट्रोस्पेक्ट करना कि हम कितना समय हमारी बॉडी को देते हैं। यू आर हैविंग 24 आवर्स, तो उसमें से हम अपने शरीर के लिए जिसको बोलते हैं कि आप काम कर रहे हैं, वो सब सभी लोग करते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स से कि मैं 8,000 10,000 कदम तो सर मैं फैक्ट्री में घूमता हूँ तो मेरे हो जाते हैं। मैं बोला कि वो आप फैक्ट्री के लिए दे रहे हैं मुझे, आप एक कंटिन्यूअस रेगुलर वॉक, आप जैसे 2 किलोमीटर चलना चाहो तो उसके बाद में तो आपको थोड़ा पसीना आना शुरू होता है, तो मेंटेन दैट पर्सपिरेशन फॉर सम टाइम। ओके।
सो दैट कि उसको अच्छा लगने लगेगा आपके हार्ट को। तो वैसा आप कितने दिन करते हैं अपने लिए? नहीं ना। नहीं करता बिल्कुल। वो जरूरी है राइट। जिसको हम पीछे छोड़ आए जी। हैं। अब ओवर ईटिंग, ओवर, वी आर ऑल सफरर्स ऑफ ओवर फीड जी। बेबीज हैं हम सब। जी। पूछो कैसे? अब इतनी इजी अवेलेबिलिटी हर चीज की, पहले किसी चीज को लेने के लिए हमको उसकी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती, तो हम एटलीस्ट उस प्लेस तक तो जाते थे, जी। जाते थे। बिल्कुल। अब सिंपलेस्ट तरीके से अगर हम सोचें तो व्हाट इज ह्यूमन बीइंग? इट्स अ डिफरेंट एनिमल, एक स्पीशीज है जी। जिसके लिए खाना क्या होता था? जो खेत खलिहान में जंगल में उग रहा है वही हमारा खाना है। हाँ। वी स्टार्टेड प्रोसेसिंग इट, हाँ। हंटर गैदर से हम फार्मिंग और पे आ वहां गए। से आते आते फ्राई, डीप फ्राई, और यहाँ तक पहुंच गए हम। जी बिल्कुल। तो ज़ोमैटो भी ये आ गया अब तो, घर पे बेल बजा तो के वही खाना तो। हमारे पास आ जाता है। तो ये सारी चीजों ने हमको इतना इजी अवेलेबल करवा दिया हमारा मील, कि हमको उसके लिए हम बॉदर करते ही नहीं ना। जी। तो यही एक बड़ा कारण है। राइट। और दूसरा, एक्सरसाइज का रोल कम हुआ हमारी लाइफ में। और वर्क प्रेशर, आप ये देखिए, वेन एवर यू आर इन फ्राइट और फाइट सिचुएशन, हुँ। तो स्ट्रेस हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं। जी। उस समय क्या होता है, आप जो एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं तो उसमें क्या है, वो सडन सर्ज क्यों देती है आपको एनर्जी की? उसमें कैफीन, शुगरी आइटम्स होती है, साइरप होते हैं। जी। ये सडनली आपको दो ही चीजें लगती है ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए, ग्लूकोज, और मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए जैसे कैफीन टाइप का एक स्टिमुलेंट्स लगते हैं आपको। तो ये जो स्टिमुलेंट्स है, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को पूरे टाइम बना के रखता है। जो जिनकी हमारी बॉडी में सिचुएशन कब उनकी अराइज होनी चाहिए, फ्राइट और फाइट सिचुएशन में ही। तो पूरे टाइम ही अगर वो बने रहेंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स कब हो रही है, उसकी रिपेयर कब होगी? जी। तो इंसुलिन भी हमारी जो इन ओवर फीडिंग की वजह से हमारे जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है वो इनसेंसिटाइज हो जाते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज का इसलिए इतना ओवर फीडिंग, डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल का जो हमारा एक पैटर्न था, हार्ड वर्क तो अब ऐसा रहा नहीं है। मेंटल स्ट्रेस जरूर है, यू आर ऑलवेज स्ट्रेस आउट, तो आपकी शुगर लेवल्स को बना के रखने के लिए इंसुलिन का वो डाई आउट हो जाते हैं उसके सेल्स। राइट। ओके। और हार्ट की क्या सिचुएशन होती है ऐसे में? लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट की बात लॉन्ग कर टर्म रही हूँ इफेक्ट मैं। ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज का लॉन्ग टर्म इफेक्ट में ये आपकी एंडोथेलियम जो रहती है, जो इनर वॉल, उस पे इन्फ्लेमेशन और ये सब बनी रहती है। जब शुगर लेवल्स ज़्यादा रहती है तो आपका ब्लड भी ज़्यादा विस्कस होता है, तो छोटी वेसल्स में वैसे ही इनके प्लाक डिपोजिशन और ये सब होने लगते हैं। तो ये धीरे धीरे आपके ब्लड, जब छोटी वेसल्स में प्लाक डिपोजिशन और ये होगा तो उसकी जो न, आपको पता है कि आपकी वेसल्स जो है आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है। जी। बड़ी वेसल्स, उसके बाद में उसकी ब्रांचेस, उसके बाद में उसकी ब्रांचेस, और टर्मिनल वेसल्स जिसको बोलते हैं आर्टेरियल्स, तो ये आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है। ओके। तो इनकी माल फंक्शनिंग शुरू हो जाती है पूरे टाइम। दे आर गवर्न बाय न्यूरोपैथी हो सकती है इससे, स्मॉल वेसल्स की जो क्लॉटिंग्स और इसमें जो डिजीज हो जाती है, तो ये आपके ब्लड प्रेशर्स बढ़ा सकते हैं, और उसका अल्टीमेटली लोड तो हार्ट पर ही आना है। और ये वास्कुलर सिस्टम तो आपके पूरी बॉडी में है, नॉट ओनली हार्ट, आपके पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे इसका बुरा असर होता है। एक सिंपल सी भाषा में जो मैं अपने पेशेंट्स को भी समझाता हूँ, कि आपके पूरे टाइम अगर घर के आसपास कीचड़ बना हुआ है तो आपको रहने में मजा आएगा? नहीं। नहीं आएगा ना। तो सिमिलरली आपके ऑर्गन्स की स्थिति वैसी हो जाती है, जब आपका शुगर लेवल 300, 350, 250 जब चलता है, तो वो सारे ऑर्गन्स वैसे ही अफेक्ट हो जाते हैं। ओके। तो उनकी माल फंक्शनिंग धीरे 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 अल्टीमेट, जो इनकी जो बारीक वेसल्स, जो टर्मिनल वेसल्स होती है, उस पर सबसे पहले अफेक्ट होता है, और ये सप्लाई बंद हो जाती है, इनकी इनकी श्रिंक हो जाती है, तो ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। तो इवन आपकी बड़ी वेसल्स ठीक भी हैं,
पर स्मॉल वेसल्स डैमेज हो जाती है तो आपके ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज, ऑर्गन के फंक्शन रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाते हैं. Sir, why do cardiac surgeons always say that there is a U-shaped relationship between exercise and your heart health? That is again the example of extreme and moderation. Okay. When you say U-shaped relation between Exercising exercising, and health, I mean heart health. and in this U on the left side of the left limb of the U, you are dormant, you are non-exercising person. Right, The bottom of the U suggests you the moderate people right. who are doing uh, exercise as their routine Mhm. and maintaining their fitness. And the right limb of the U, it denotes your the passionate people who are more taking exercise as their passion, and they are carrying it to the next level, and that also may be dangerous to your heart and your health. और सर आपने जो स्ट्रेस लेवल्स की बात करी, उसे मेंटेन करने के लिए कोई टिप या नुस्खा आप बता सकते हैं, एनी एडवाइस की ताकि हमारा ओवरऑल बॉडी भी हेल्दी रहे और हार्ट भी हेल्दी रहे? क्या हम स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने के लिए एक्टिविटी करें? There are various properties of person. ओके, टाइप ए पर्सन्स, टाइप ए पर्सनालिटीज जो हमेशा एंग्जाइटी में, स्ट्रेस, एंग्शियस रहते हैं, उनके वर्क प्रेशर भी कई बार इनका क्रिएट कर देता है, उनको वैसा बना देता है. दे स्टार्ट टेकिंग मोर चैलेंजेस और वो और बढ़ाते चले जाते हैं अपने लेवल्स को ऊपर. वो एक जगह पर दे शुड प्रैक्टिस मेडिटेशन, आई वुड से, टू कीप देयर काम, फोकस्ड, कंटेंट. दूसरा, साउंड स्लीप, very important factor in maintaining your and decreasing your stress levels. ओके। साउंड स्लीप आती है उनको जो स्ट्रेस फ्री रहेंगे. बिल्कुल, स्ट्रेस आउट रहेंगे तो उनको साउंड स्लीप भी नहीं आती है. जी, तो कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर जो हमारा है, सबसे पहले उसी को थोड़ा शेड करिए, जी। तो बाकी सारी चीजें मेंटेन हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है. सर हमने शुरुआत में एंजियोप्लास्टी और भी टाइप की सर्जरीज की बात करी थी। तो मैं समझना चाहती हूँ कि एंजियोप्लास्टी एग्ज़ैक्टली क्या है और आप कब-कब कौन-कौन सी टाइप की सर्जरीज रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को? ओके, यू मीन टू से कि when should people go for angioplasty and when should एंड they go for open heart surgery or यस, bypass surgeries, right? राइट, राइट, Okay. So किसी को अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो इट मे हैपन टू एनीवन, और नो वन इज स्पेयर्ड बिकॉज इट्स ए, मैं लोगों को बताता हूँ, इट्स एन एजिंग प्रोसेस. एजिंग प्रोसेस से मतलब होता है कि जो बॉडी में जो सुपरफिशियल जो चेंजेस है, हमने बाल सफ़ेद हुए, रंग उसको कलर कर लिया, स्किन में जो रिंकल्स हुए हैं उसको ठीक करा जा सकता है, ये तो ठीक है. पर ये जो बॉडीली चेंजेस है, वो अंदर भी हमारे वो ऑर्गन्स भी उतने ही पुराने, उनमें भी चेंजेस उतने होते हैं. तो उसमें किस तरीके से, जैसे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हमारी आर्टरीज में होता है, बट व्हेन इट हैपेंस एट द एज ऑफ से 65, 70, 75, तो वो एक नॉर्मल फिनोमिना हो गया. बट द सेम थिंग हैपेंस टू ए पर्सन यंगर देन दैट. अब जो आज की तारीख में जो आ रहा, जो 25 में आ रहा, कोई 40 में आ रहा, मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग बिटवीन 40 and 50 नाउ. दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन एज ग्रुप जिसमें लोग बाईपास और एंजियोप्लास्टीज के लिए आ रहे हैं, जो हम देखते हैं. तो दैट इज डिजीज जो पहले 20 साल बाद में आती थी, वो 20 साल पहले आने लगी. तो दैट इज अ डिजीज थी. तो एजिंग प्रोसेस अपनी जगह, बट और ये डिजीज पैटर्न अपनी जगह, बट इन बिटवीन जो डायग्नोसिस हमारे डायग्नोसिस होती है, दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक मेजर इज एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिससे हम डाई डाल के हार्ट की नसों को देखते हैं, आर्टरीज को देखते हैं कि किसमें कितना ब्लॉकेज है. If those are moderate blockages, you can carry on with your medication and be in close observation of your physician. ओके, अगर किसी एक वेसल में टाइट ब्लॉकेज है जो आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही है आपकी डे टू डे एक्टिविटी में, कि मैं चलता था इतना तो पहले मुझे ये पेन नहीं होता था या ब्रेथलेसनेस नहीं होती थी, पर मुझे अब पूरे टाइम
या वो एनर्जी लेवल नहीं लग रहा है, तो किस उसमें भी एंजियोग्राफी करवा के जब हम पता चलता है कि किसी सिंगल वेसल में इसमें सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है जो लोकलाइज है, तो इट कैन बी हैंडल्ड विद एंजियोप्लास्टी। बट आपकी सारी ही नसों में अगर ब्लॉकेजेस हैं और सिग्निफिकेंट है, साथ में डायबिटीज भी है, ये भी है, तो स्ट्रेट वे गो फॉर bypass surgery, even that may be at younger age, because your productive age जो उसके बाद में जो है, you will be comfortable doing your job without stress. और सर अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांट्स की बात करें तो आप अभी के टाइम पे कौन से पेशेंट्स, कौन से एज ग्रुप के पेशेंट्स ज़्यादा देख रहे हैं हार्ट ट्रांसप्लांट्स के लिए? हार्ट ट्रांसप्लांट, अब जैसे हमारी पर्टिकुलर सिटी की बात करें तो यहाँ पे इतना प्रिवलेंट नहीं है, स्टिल इट इज़ इन डेवलपिंग फेज आई वुड से, क्योंकि जिनके कर भी देते हैं तो एक एवरेज लाइफ जो ट्रांसप्लांट के बाद में मिलती है वो 8 to 10 years पकड़ के चलें। बट देर आर न्यूअर सम लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस, जो मैकेनिकल डिवाइसेस जैसे मैकेनिकल वॉल जैसे ही है, जो लगा के भी इतनी हमारी लाइफ हो सकती है। फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट यू विल हैव टू बी गेट रजिस्टर्ड इन द रजिस्ट्री। फिर उसके बाद में आपका जब नंबर आएगा तो उसमें मेंटेनेंस थेरेपी से लेके एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रिक्ट। उसमें रेगुलर बायोप्सीज लगती है एंडोकार्डियम की, तो वो चीज़ भी एक ऐसा रेगुलरली, इट्स अ कम्बरसम थिंग फॉर ए पेशेंट। बट जिसको अगर लगना है तो देयर आर नॉट मेनी पेशेंट्स हु रिक्वायर इट, बट कांट बी प्रोवाइडेड टू एवरी पेशेंट, क्योंकि इतनी उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। वहाँ डेफिनेटली जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस की बात करते हैं तो आजकल कुछ डिवाइसेस इतने रिफाइंड आ गए हैं कि जो आपको 8-10 years का, जो पहले इट वाज यूज्ड एज ए ब्रिजिंग डिवाइस, जब तक उसका ट्रांसप्लांट की लिस्ट में नंबर नहीं आता है तो उनके लिए यूज होता था। पर अब उसी में इतनी रिफाइनमेंट हो गई कि वही आपको 8-10 years की एक्सटेंशन दे दे रहे हैं। ओके। सो एक एवरेज लाइफ आपके इसके बाद में भी लगभग उतना ही मिलता है, तो विदाउट वेटिंग इन लिस्ट और ये सब आप उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। ओके। और अगर हम पेस मेकर्स की बात करें यस, तो हाउ डू पेस मेकर्स वर्क? वेरी गुड क्वेश्चन। फॉर जनरल पब्लिक आई वुड से, जैसे घर में होती पाइपलाइन और एक इलेक्ट्रिसिटी, तो हार्ट में दोनों ही चीजें हैं। एक उसकी वायरिंग होती है जो उसकी सिंक्रोनाइज रिदम को मेंटेन करके रखती है। द पल्स इज जनरेटेड एट ए पॉइंट और दैट इज कंडक्टेड थ्रू दी वॉल्स ऑफ द हार्ट, और पूरे हार्ट को एक सिंक्रोनाइज वे में एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। व्हेन दिस रिदम इज डिस्टर्ब्ड, यू यू आर डिस्टर्ब्ड। जब हार्ट सिंक्रोनाइज वे में उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो इट विल प्रोड्यूस ब्लड प्रेशर, बट इफ इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग लाइक दिस इन एसिंक्रोनाइज मैनर, तो इट वोंट प्रोड्यूस ब्लड प्रेशर, तो उसका पेशेंट में डाई ऑफ दैट। तो उस कंडीशन में अपन झटका देके उसको वापस लाइन पे लाते हैं जी। कि उसको सिंक्रोनाइज रिदम करवाते हैं। तो दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर वायरिंग। ओके। और हम जो अभी तक बात करते आए कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वो उसकी पाइपलाइन की बात कर रहे थे। तो सिमिलर जो वायरिंग की अगर हम बात करें तो देयर में बी डिस्टर्बेंसेस ऑफ पल्स जनरेशन, देयर में बी ब्रीच इन दी वायरिंग इन बिटवीन दी एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो उस कंडीशंस में पेसमेकर इज ए ऑप्शन कि उसकी रिदम को रेगुलराइज कर सकें। अब पेसमेकर में भी इतना आगे एडवांसमेंट हो चुका है कि जो कई बार जो फिब्रिलेशंस होते हैं हार्ट के, उसको वो वो शॉक डिफिब्रिलेट उस पेसमेकर से ही करा जा सकता है, ओके। एंड दैट इज ऑल रिकॉर्डेड। तो ओके। वो कितनी बार इनको देना पड़ा ये सब, दैट इज ऑल मॉनिटर। सो पेसमेकर आर द थिंग फॉर योर पल्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमारे हार्ट की रहती है उसको। ऐसे नोड का हाँ, ऐसे नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड राइट। और इन बिटवीन में कहीं ब्रीच है उनकी वायरिंग में, तो दैट कैन बी टेकन केयर बाय पेसमेकर। सर अगर हम मेजर हार्ट अटैक और माइनर हार्ट अटैक में फर्क समझना चाहें, व्हाट इज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? हाँ, एनीथिंग रिलेटेड टू हार्ट इज मेजर थिंग, अच्छा। बट कई बार बोल दिया जाता है इट इज अ माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक इफ ए ब्रांच of the heart involved in heart attack is supplying
lesser portion of the heart Mhm. and it is affected locally, तो उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपके हार्ट पे नहीं पड़ता है, तो यू से इट माइनर हार्ट अटैक था. If a branch of a major vessel is clotted और उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स तो प्रोड्यूस होंगे, हो सकता है आपको चेस्ट पेन हो, ईसीजी में चेंजेस हो, एवरीथिंग विल बी देयर, खून पतला करने के इंजेक्शन लग जाएंगे, यू विल बी सेटल डाउन. बट एक कई बार एक थक्का जमते जमते रुक गया, तो उसने आपको इंडिकेट कर दिया हार्ट अटैक तो था, बट आप बच गए. तो जब तक इंसान बच जाता तो माइनर हो जाता, जी. जहाँ स्ट्रगल हो जाता है हाँ, तो उसको मेजर बोल देते. मेजर बोल तो देते हैं. एवरी वंस वेसल इज डिफरेंट. आपको 3 मेजर वेसल्स होती है, उसमें से कोई एक बहुत बड़ी हो सकती है, दूसरी उससे छोटी हो सकती है. तो उस छोटी नस के बंद होने से आपको इतना फर्क नहीं पड़ा, पर बड़ी नस के बंद होने से आपको पूरा सिस्टम हिल जाएगा. एक और बॉलीवुड रिलेटेड क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है. कभी-कभी हम गानों में बहुत सुनते हैं, दिल धड़कने दो, दिल तो पागल है. तो एज़ अ कार्डियक सर्जन व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ दिल? जैसे आपने पहले भी कहा कि ये एक ऑर्गन है आपके लिए. यस. बट हाउ वुड यू डिफाइन हार्ट? हार्ट इज बेसिकली पंप हुँ, हुँ. which keeps on working since you took birth till you are alive. राइट. It has to work continuously. तो दिल को तो धड़कने देना ही चाहिए. धड़कन रुक गई तो कहाँ प्रॉब्लम होगा. प्रॉब्लम होगा. तो जी. वो सही बोल रहे हैं बॉलीवुड वाले. ओके. अब मैंने आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड प्रिपेयर किया है. हाँ. जिसमें आपको एडवाइस के फॉर्म में आंसर करना है. तो Okay. आप रेडी हैं इसके लिए? I'll try it. ओके. सर, 3 फूड्स टू कीप योर हार्ट हेल्दी. Okay. What I am taking, I would suggest those three ओके, things. बिल्कुल. Okay. चलिए. So for me, it's sprouts in the morning, Okay. green veggies in my meals, and nuts. ओके. 3 योगासन्स फॉर हेल्दी हार्ट. Bit difficult question for me. एनी Uh, एक्सरसाइज फॉर दैट मैटर. 3 uh, एक्सरसाइजेस फॉर हेल्दी हार्ट. I think anything for 35-40 minutes in a day in a continuous fashion, sort of brisk walking, sort of swimming, whatever you do is good for your health. 3 हैबिट्स दैट वी शुड फॉलो एवरी डे फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल. Healthy diet, good sleep, make yourself stress free by whatever means. टेंशन लेना नहीं देना. ओके. 3 ऐसी चीजें जो हमें 3 थिंग्स टू रिड्यूस स्ट्रेस पर्टिकुलरली. Follow your hobby if you have any. ओके. जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो गेम्स प्ले करते हैं, तो मुझे लगता है कि दे शुड एटलीस्ट pursue their hobby in a form of game by playing at least an hour a day. ओके. That is also as good as exercise, brisk walking, whatever, jogging. What you ask me? 3 थिंग्स टू रिड्यूस स्ट्रेस. Stress. हाँ. Pursue your hobby and good sleep. ओके. That is must. By whatever means, you need to spend time with your family. That is your stress boosters. If you have some pet, they are also your sort of thing. कि जैसे मैं घर में, मुझे भी टेंशन होता है, ऐसा नहीं है, पर मेरे घर में एक पेट है. जैसे मैं घर में एंटर होता हूँ तो जो दिमाग में चल रहा होता है ना, उसको ब्रेक करने वाला कोई तो है. राइट. आप कई बार क्या होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप घर वालों की बातों से थोड़े से इम्यून हो जाते हो. मैंने उनकी बातें इतनी आपको फर्क नहीं करती, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला, आपने सुना नहीं सुना हो जाता है. पर ये तो आपके पास में इतना, इन्हें आप पे अटैक कर देता है वो राइट. पैट. व्हाट तो इज वो हिज आपका नेम? थॉट तो इन्हें आपका थॉट प्रोसेस जो चल रहा है वो ब्रेक कर देता है. ओके. फिर आप एक बार उस सर्कल से निकल गए तो देन यू आर नॉर्मल. राइट. या ओके. सो कैन यू टेल अस अबाउट योर पेट? व्हाट इज हिज नेम? माय पेट, इट्स नेम रियो. ओके. गोल्डन रिट्रीवर. उसके ओह, सो साथ में द स्वीट. मॉर्निंग्स आर विद माय रियो. उसके साथ में मैं उसे वॉक करवाता हूँ. अगर वो उसको नहीं घुमाऊंगा तो वो भी डायबिटिक हो जाएगा किसी दिन. ओके. ऑल द डे टाइम व्हाट विल इट डू. राइट. कि मैं तो घुमा के ले आया, मैं उसको 3-4-5 किलोमीटर घुमा के लाता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ घर में. ओके. वेरी स्वीट ऑफ यू. ओके. और अभी जैसे आपने आपकी डाइट के बारे में 2-3 चीजें मेंशन करी, तो आपका सीक्रेट डाइट प्लान क्या है टू स्टे हेल्दी एट दिस एज एज वेल? When we talk about food, that time
told you something Mm-hmm. कि there are different school of thoughts कि better क्या है हमारे लिए. Right. A small frequent meals is recommended, Right. but मेरी जो लाइफ स्टाइल आफ्टर ज्वाइनिंग कार्डियक सर्जरी जो रही है, Mhm. तो कुछ थोड़ा सा मॉर्निंग में ले लेता हूँ, दैट कि सो दैट कि यू आर नॉट एम्प्टी स्टमक, Right. Okay. दैट इज थिंग. फिर उसके बाद में जब टाइम मिलता है तो मैं अपना बैलेंस डाइट वाला फूड जो रहता है, ग्रीन वेजीज मेरे फेवरेट हैं, तो एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन, पल्सेस है, कर्ड है, ये साथ में होता है. Okay. रात में डिनर इज ऑलवेज विद द फैमिली, थोड़ा सा लाइट रहता है. All right. सर मैं आपसे ना इंटरेस्टिंग केसेस जानना चाहती हूँ. ओके. आपकी लाइफ के इयर्स जो कार्डियक सर्जरी में बीते हैं और आपका जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आप मुझे कुछ ऐसे केसेस बताइए जो बहुत ही वियर्ड थे, इंटरेस्टिंग भी थे, और साथ ही साथ ऐसे कुछ केसेस जो आप कभी भूल नहीं सकते. हाँ, देर आर मेनी, ओके. बट आई विल टॉक अबाउट दोज केसेस जो लाइफ टाइम के होते हैं कि पर्सन विल सी ओनली वंस इन लाइफ टाइम और सॉर्ट ऑफ Okay. थिंग, सिटी लाइक दिस. ओके. व्हेन यू आर एट ए पीक रेफरल सेंटर, जब मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और मद्रास हुआ करते थे सेंटर्स, तो वहाँ पे सारा फ्लो वहीं रश होता था, तो वहाँ पे तो ज़्यादा देखने मिलते थे. पर हाँ, यहाँ पर भी होते हैं. सीन जो aorta बोलते हैं, नेवर सीन aorta लाइक दैट. 9.5 10 centimeters of aorta in a person. ओके. I was surprised, amazed कि वो अभी तक फूटा क्यों नहीं, ओके. क्योंकि इतना बड़ा होता नहीं, उसके पहले ही वो रप्चर हो जाता. राइट. It was it started rupturing, but nature is great. एक हद तक टांग के रखा था उसको मैंने, जस्ट इट वाज ऑन द बाउंड्री कि यानी that patient got operated, remained well for some time, but he had other anomalies also. Say after discharge from the hospital, died of other cause. Okay. That was a different story. But इतना बड़ा किसी का aorta, so that was surprising. Okay. और ऐसे तो बहुत सारे, every case is a different case, Right. and Definitely. we do the heart surgery is a high risk job. Definitely. So you get weird hearts. You are now tuned to repair it. Right. So, as we have come at the end of the podcast, I want you to give some advice from your dil, your heart, to the audience. जो भी ये सुन रहे हैं, हमारे जो listeners हैं, वो common public, general public भी है, then students भी हैं, pharma background, MBBS, BDS background, biology students भी हैं. तो एंड लेमन भी डेफिनेटली हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट देखते हैं. तो आप अपने हार्ट से क्या एडवाइस देना चाहेंगे सबको? आपने बहुत बड़ी एडवाइस मैं आपके पॉडकास्ट से ही लेके जाऊंगा. जो विलेज लाइफ आपने जोहो के सीईओ ने जो अपने लिए बना के रखी, उनके एम्प्लॉयज के लिए बना के रखी, तो इतना ही कहूंगा, नो रैट रेस कि वो कर रहा है तो मुझे भी ये करना है. जज योरसेल्फ, सेल्फ असेसमेंट. अगर आपने अपना सेल्फ असेसमेंट कर लिया कि मैं ये कर पाऊंगा तो मैं करूं, ना तो ना करूं. क्योंकि आप वो करने के चक्कर में आपका अपना जीवन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इन द सेंस कि इफ यू आर एबल टू कोप अप विथ ए स्मॉल स्लीप, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लीप, if you are capable to do it without stress, वही जॉब आप परस्यू करें. Okay. और एक्सरसाइज, make exercise a daily routine of your life. Try to eat healthy as much as possible. Don't overindulge in food. Take good sleep. ओके. थैंक यू सो मच सर. आपने संडे को हमारे लिए टाइम निकाला, ये बहुत बड़ी बात होती है.
एंड इट वाज योर फन डे, योर रिलैक्सिंग डे, बट स्टिल आप हमारे लिए, स्पेशली हमारी ऑडियंस के लिए स्टूडियो तक आए और हमें इतनी सारी बातें सिखाई। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी चीज़ें तो मैंने अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए समझने की कोशिश करी, लेकिन आज जो आपसे सीखा है हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, उसे मैं ज़रूर परस्यू करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। एंड शायद ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं हार्ट के बारे में जो और सीखना बाकी हैं। तो हम आपको डेफिनेटली फिर से इनवाइट करना चाहेंगे, क्योंकि इट वाज अ लोड एंड बंडल ऑफ नॉलेज दैट यू हैव शेयर्ड विद अस टुडे। सो थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू मिताली जी, मैं सॉरी मांगूंगा कि हमारा पॉडकास्ट कल के लिए रिजर्व था। वी प्लान्ड इट फॉर yesterday पर बट आई ड्यू टू सम इमरजेंसी रीजंस आई कुडंट कम, और आपने उसको एडजस्ट करके नेक्स्ट डे के लिए प्लान किया। आई एम थैंकफुल। थैंक यू सो मच सर, बट आप पेशेंट्स के हैं, तो क्योंकि कल का जो सर्जरी इमरजेंसी था तो डेफिनेटली वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी आपने आज के दिन टाइम निकाला, सो थैंक यू सो मच सर। माय इट वाज प्लेजर। अमेजिंग टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।